Now, can you make your own definition regarding this intelligence? An ability to Yes. Your voice is breaking. Ma'am, intelligence is ability to learn, to deal with situation and to adapt and to make adjustment with the situations. Okay, very good. वेरी नाइस आंसर कि हम कैसे सिचुएशन से डील करते हैं, कैसे न्यू थिंग्स लर्न करते हैं, हाउ वी आर अडेप्टिंग एंड हाउ वी आर रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, द करंट सिचुएशन, ठीक है। बेसिकली व्हाई ऑल दिस वी आर डूइंग, बिकॉज कि हमें अपनी लाइफ हैप्पीली जीनी है, ठीक है, बिकॉज टू मेक लाइफ इजी जो भी इंटेलिजेंस हम यूज करेंगे विच इज डेफिनेटली अल्टीमेटली हमारी लाइफ को क्या बनाएगा, इजी बनाएगा। वी डोंट वांट टू मेक आवर लाइफ अनहैप्पी और अनईजी नहीं बनाना है। सो देर आर सर्टेन फैक्ट्स एंड नेचर्स ऑफ इंटेलिजेंस की ये कुछ फैक्ट्स है जो इफेक्ट करेंगे इंटेलिजेंस को, एंड कुछ थियोरीज के बेसिस पे हैं कि सम पीपल हैव इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कुछ थियोरीज दिए थे। रिलेशन ऑफ इंटेलिजेंस विथ नेचर एंड नर्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचर एंड नर्चर इन हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ये तुमको क्या लगता है? मैम, नेचर यानी कि जो उसके अंदर है ही पहले से, यस और नर्चर यानी कि जो हम उसे सिखा रहे हैं। यस। ओके, तो इंटेलिजेंस का नेचर एंड नर्चर के साथ क्या रिलेशन होगा? मैम, इंटेलिजेंसी में जो जेनेटिकली है हाँ, वो नेचर में ही हो जाएगी, वेरी और जो गुड, एनवायरनमेंट से सीखेगा वो नेचर में हो जाएगी। वेरी गुड कि इंटेलिजेंस जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, हर किसी के अंदर जीन्स होते हैं पेरेंट्स के थ्रू मिले हुए, ठीक है। उस जीन्स के अंदर एक होता है ना कि जैसे ये थ्योरीज भी है इस प्रकार की कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे हमारे बहुत 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 फोर फादर्स थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वगैरह का नॉलेज नहीं था, ठीक है। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और अभी जैसे हमारे एक और आगे एक जनरेशन थी जो थोड़ा धीरे सीखे टेक्नोलॉजी, लेकिन अब आजकल जो बच्चे आ रहे हैं वो तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही फोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको उस प्रकार के जिन्स मिले हैं इंटेलिजेंस के कि वो चीज प्रोसेस कर पाए। ये सब, ये तुम लोग अगर बायोलॉजी पढ़े हो तो वो वेरिएशंस होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, कॉम्बिनेशंस होते हैं, रिकॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं देर इज, इट इज प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। लेकिन एक है होता है नर्चर कि जिस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हाउ वी आर नर्चरिंग, हाउ वी आर, कैसे इंसान जो जो भी इंडिविजुअल है वो ग्रोइंग अप कैसे सिचुएशन में हुआ है। अगर उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, अच्छा अच्छा एजुकेशन मिला है, अच्छी संगत मिली है, तो उसका इंटेलिजेंस गुड वे में डेवलप होगा। अदरवाइज वो चाहे कितने भी इंटेलिजेंट पेरेंट्स का बच्चा था बट उसको अच्छा एजुकेशन वगैरह नहीं मिला, एंड तो फिर उसका इंटेलिजेंस ग्रो ही नहीं करेगा आगे। देयर आर कुछ ऐसे साइंटिस्ट वगैरह हैं जिन्होंने, सॉरी आई मीन फिलोसोफर्स वगैरह हैं, उन्होंने ये बोला है कि कि इंटेलिजेंस जो है उस पे सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट का असर होता है, ठीक है। पोलर, वो बहुत सारा बोलता था कि कि मुझे कुछ भी इंटेलिजेंस इज लाइक कोई से भी एनवायरनमेंट, मतलब कोई सा डजेंट मैटर कि उसका क्या जीन्स है, कोई से भी एनवायरनमेंट में, अच्छे एनवायरनमेंट में अगर ग्रो अप किया है बच्चा तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो इंटेलिजेंस के लिए कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि अगर इंटेलिजेंट जीन्स नहीं मिले हैं तो द पर्सन इज नॉट गोइंग टू बी इंटेलिजेंट, बट राइट नाउ वी कैन से, अभी हम इस स्टेज पे है कि वी नो कि दोनों का इम्पैक्ट होता है एंड नर्चर का ज्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कि क्योंकि कितना भी उसको नहीं आ रहा है लेकिन अगर उसको सिखा सिखा के इंटेलिजेंट हम बना सकते हैं, ठीक है, उस प्रकार के इन्वायरमेंट से। जैसे कि यू माइट हैव सीन दैट मूवी, मूवी देखी, वो जुड़वा मूवी देखी Yes, है ma'am. ना? उसमें वो दो बच्चे होते हैं जुड़वा, ठीक है, एक ही पेरेंट, उनको एक ही मेंटल एबिलिटी तो उनकी एक ही जैसी होगी। अगर वो साथ में पले बढ़ते तो वो दोनों एजुकेटेड और उसी तरह से बिहेव करते, लेकिन जो दूसरा जो बच्चा खो गया था वो जिस एनवायरनमेंट में रहा था तो वो उसी प्रकार से रिएक्ट करता था।
ठीक है। और एक बच्चा था जिसको प्रोटेक्टेड वे में रखा गया था, तो वो थोड़ा रिजर्व था, चाहे इंटेलिजेंट था बट क्योंकि उसको अच्छी स्कूलिंग वगैरह मिली थी, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं वीक था। तो जिस प्रकार से एनवायरमेंट, जैसे एक को एनवायरमेंट मिला था कि रफ एंड टफ बन गया, एंड एक को पूरा रफ एंड टफ नहीं बन पाया। एनवायरमेंट काफी इम्पैक्ट करता है कि किसी भी इंडिविजुअल के लिए ग्रोइंग अप में, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, ऑब्वियसली कि कितना भी जैसे 30 स्टूडेंट्स है, ठीक है, मेरे क्लास में, मैं सबको एक ही जैसा सिखा रही हूँ, लेकिन सबको एक जैसे आएगा नहीं, बिकॉज सबके दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि सबके अंदर अलग कैपेसिटी है लर्निंग की, द पेस ऑफ लर्निंग इज डिफरेंट, सबका कॉग्निशन पावर अलग है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, सबकी इंटेलिजेंस रेट होती है जो अलग अलग, ग्रोथ होती है जो अलग अलग रेट में ग्रोथ करती है। जैसे कि यू माइट हैव सीन दैट पियाजे के जो डिफरेंट स्टेजेस है डेवलपमेंट की, ठीक है, कि ये कॉन्क्रीट है, ये फॉर्मल है, ये प्री ऑपरेशनल है, लेकिन उसमें भी ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बच्चा उसी रेट में ग्रो करेगा, किसका एक साल बाद ग्रोथ रेट आ सकता है। जैसे कुछ बच्चे जो टोडलर्स है, कुछ बच्चे इजीली वॉक करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे इजीली वॉक करना शुरू नहीं करते, सबकी ग्रोथ अलग अलग वे में होती है, ठीक है। रेसिज्म एंड सेक्सिज्म इन इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये सारी फिलोसॉफी जो भी है, ठीक है, ये सारे फिलोसॉफर्स जो भी हैं, दे ऑल बेसिकली अमेरिकन है ज्यादा से ज्यादा जो भी। तो वहां पे ज्यादा रेसिज्म वी हैव सीन कि वहां पे बहुत भेदभाव करते हैं, ठीक है, कलर को लेके। तो उस पे देयर आर सो मेनी दैट वी विल नॉट डिस्कस, बट देयर आर सो मेनी फिलोसोफर जिन्होंने डिस्कवरीज वगैरह की है, इन्वेंट वगैरह किया है, सिर्फ ऑन दैट बेसिस कि वो कहीं ना कहीं रिजल्ट ला दिया है कैसे भी करके, कि जो गोरे लोग हैं, द वाइट पीपल आर मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है ब्लैक पीपल से। ऐसा तो कहीं भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये रिजल्ट कुछ भी करके ला दिया है, ठीक है। सेक्सिज्म इन इंटेलिजेंस, ये तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, हम ईक्यू का आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब, कि कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, लेकिन ऐसा है नहीं। देर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर इंटेलिजेंट, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल फैक्टर, गर्ल्स के अंदर गर्ल्स की इंटेलिजेंस दिखती नहीं है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट इट इज नॉट दैट रेसिज्म एंड सेक्सिज्म नहीं होना चाहिए इंटेलिजेंस की, जितने भी थियोरीज दी है वो रॉन्ग है अगर ये प्रेडिक्ट करते हैं रेसिज्म। तो इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जो मेजर किया था इंटेलिजेंस को, फ्रांसिस ने किया था 80s में किया था पूरा, ठीक है। एंड देन वी ऑल नो रिगार्डिंग द बिनेट साइमन टेस्ट, जो बिनेट ने 1909 में फर्स्ट बनाया था, देन उसके और 5 वर्जन आए थे, ठीक है। कमिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, इंटेलिजेंस हमको पता है, बट व्हाट इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ये एक वैल्यू है, ठीक है। जो जितने भी लोगों ने इंटेलिजेंट टेस्ट बनाए हैं, उन्होंने बेसिकली इंटेलिजेंस को मेजर किया था स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में। कहीं ना कहीं इट इज अ वैल्यू, जैसे किसी ने 160 को हाईएस्ट इंटेलिजेंस रखा है, किसी ने 130 को, सबके अलग अलग है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी फैक्टर्स उन्होंने यूज किए हैं, ठीक है। सो ये आईक्यू एक बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, वैल्यू है, नंबर है, ठीक है, स्कोर है, जो दिखाएगा कि किसकी इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है। The abbreviation IQ was coined by the psychologist William Stern for the German term, ये कहीं ना कहीं विलियम स्टर्न को क्रेडिट जाता है इसका। वो बिनेट ने जो आईक्यू टेस्ट डेवलप किया था, ठीक है, वो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने यहाँ पे दिखाई है, कि फर्स्टली जो उसका फर्स्ट वर्जन है, उस मतलब जैसे उसने बनाया था 1905 में, देन उसको रिवाइज किया 1908 में, देन धीरे धीरे 1920 तक उसके 5 डिविजन्स आ गए थे, 30 आइटम्स थी इनिशियली। बेसिकली उसने बनाया क्यों था ये टेस्ट, why he made this test, because उस टाइम पे स्कूल्स में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे एक साथ पढ़ते थे, एंड उसमें से पता नहीं चलता था कि देयर आर सो मेनी स्टूडेंट हु आर गिफ्टेड, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको दे आर मेंटली रिटार्डेड हैं, ठीक है। ये सारे स्पेशल जो भी स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल एजुकेशन जिनको चाहिए होती है, वो सारे एक साथ पढ़ते थे, तो उनको पता कैसे करे कि भाई ये दिस आर दी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दे नीड स्पेशल एजुकेशन। तो ये पता करने के लिए उन्होंने एक टेस्ट बनाया था, जो बाकी धीरे धीरे रिवाइज करते करते उसमें ज्यादा से ज्यादा आइटम्स वगैरह डाल के, देन टर्मन ने तो उसको अच्छे से फॉर्मूला में भी बना दिया, that the IQ is equal to mental age divided by chronological age into 100, जो काफी फेमस हुआ, जिससे बेसिकली पता चले कि
क्लास के अंदर कितने गिफ्टेड स्टूडेंट है, एंड कौन से स्टूडेंट है जिनको स्पेशल एजुकेशन वगैरह चाहिए है। बट ये जो भी उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था ना कहीं तो उन्होंने बहुत कम लोगों पे अटेम्प्ट किया था, उसकी वजह से इसको ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं कह सकते थे, बट इट इज वेरी फेमस क्योंकि उस टाइम पे ये फर्स्ट अटेम्प्ट था उन लोगों का इस तरह का टेस्ट बनाने का। दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस। आई टोल्ड यू दैट बैचलर का एडल्ट इन्वेंटरी बहुत फेमस हुआ था क्योंकि वो बहुत ही काफी कैटेगरीज भी इसमें यूज हुए थे एंड स्टैंडर्डाइज था प्रॉपरली। There are some theories regarding this intelligence. Coming firstly is monarchic theory. नाम टर्म सुन के पता चल रहा है एक फैक्टर होगा इसमें, ठीक है। कि इस थियोरी को मानने वाले कोई पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं है, तो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो ये मानते थे कि एक ही इंटेलिजेंट फैक्टर है जो सब की लाइफ को इफेक्ट करता है, लेकिन दिस थ्योरी वाज टोटली रिजेक्टेड, कैसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। कमिंग टू द सेकंड थियोरी, टू फैक्टर थियोरी, ये स्पीयरमैन ने दी थी 1904 में। ये थोड़ी अच्छी डेवलप्ड थियोरी थी, जिसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट टू कैरेक्टर्स, टू फैक्टर्स ही इज टॉकिंग अबाउट। फर्स्ट फैक्टर इज जी फैक्टर, द जनरल फैक्टर, एंड सेकंड इज एस फैक्टर। तो जी क्या है? इट इज अ जनरल एबिलिटी और कॉमन एबिलिटी, है ना। जी इज अ जनरल एबिलिटी एंड कॉमन एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोजमर्रा उसके जो भी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल खाती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, तो वो मेरी एक जनरल एबिलिटी में आता है। सब में होती है जनरल एबिलिटी, ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, स्पीड वगैरह हर चीज की अलग अलग होगी, लेकिन ये होगी हर हर किसी में, ठीक है। दैट इज जनरल एबिलिटी। एंड व्हाट इज स्पेशल एबिलिटी? जो मैं दूसरों से हटके करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई अच्छा सा हारमोनियम बजाना आता है, या फिर मुझे कोई अच्छा सा गिटार बजाना आता है, ठीक है, दैट इज माई स्पेशल एबिलिटी। मुझे कुछ अच्छे से सिंगिंग की मेरी कैपेसिटी है, तो दैट इज माई स्पेशल एबिलिटी। मैं कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत स्पीडली सॉल्व कर देती हूँ, तो दैट इज माई स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी जो सब में होती है, प्लस एक ही इंसान के अंदर एक से ज्यादा भी स्पेशल एबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो वो हम प्लस करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा? प्रॉपर एक अपना ए मिलेगा। यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला दिखाया है, ठीक है। टोटल एबिलिटी मिलेगा, दैट इज सिंबलाइज्ड बाय ए। तो ए इज इक्वल टू जी प्लस S1 प्लस S2 प्लस S3, जितने भी मेरे स्पेशल म्यूजिक वाला है, डांस वाला है, ठीक है, मैथ्स वाला है, प्लस उसके साथ मैं मेन प्लस किसको करूंगी? जनरल, जो मैं रोजमर्रा उसके काम करती हूँ, जिसमें मेरी दैट इज, क्योंकि ऐसा कि हर चीज में हम दिमाग का यूज कर ले, अपने इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, तो एवरीथिंग जो मैं रोज कर रही हूँ दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द इंटेलिजेंस। प्लस मेरी जो स्पेशल एबिलिटीज है जो दूसरों से हटके है, दैट इज ऑल्सो माई इंटेलिजेंस। और इन सबको जब मैं प्लस करूंगी तब मेरा ए बनेगा, दैट इज टोटल एबिलिटी, ठीक है। सी यहाँ पे लिखा है कि जनरल जो एबिलिटी है दिस इज इनबर्न, जो मैं पैदा होती है मेरे अंदर होती है, ठीक है, कांस्टेंट है, ये ज्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है, एवरीडे लाइफ एक्टिविटी के लिए मेरे काम आएगा। एंड जो स्पेशल एबिलिटी है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि मैंने म्यूजिक शायद कहीं और से सीखा हो सकता है, मैंने डांस कहीं से सीखा है, मैंने मैथ्स किसी टीचर से सीखा है, ठीक है, मैंने एक्वायर किया है अपने एनवायरमेंट से, ठीक है, कि सिचुएशन के हिसाब से, जैसे मुझे रोज इस चीज की जरूरत पड़ती है तो मैंने उसको अलग से सीखा है, उसकी ट्रेनिंग लेके सीखा है, उसको मैं कितनी भी एज तक, बुढ़ापे तक मैं इसको ऐड कर सकती हूँ, मेरी स्पेशल एबिलिटी मैं रोज अपनी एक डेवलप कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैम दिस वाज एक बार वो अबाउट, प्रीवियस यस स्लाइड बताना मैम। यस यस यस, वन सेकंड, ओके, वन सेकंड। जी ये वाली, जी फैक्ट, जी के ओके, बाद एस आ गया था। हाँ, तो जनरल फैक्टर प्लस स्पेसिफिक फैक्टर है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एबिलिटी एंड दी एस, द कॉमन, जो भी मेरे एस स्पेशल एबिलिटीज है, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, डाउट क्या था वो बता दो तो मुझे पता चले। मतलब वो जी फैक्टर आ रहा था ना, और फिर एस हम्म। फैक्टर मिस हो गया था इसीलिए। अच्छा, मिस हो गया था, अच्छा, शायद मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, बट मे बी बिकॉज ऑफ नेटवर्क ऐसा होता है कि 2 सेकंड के लिए रखा होगा तो तुरंत चला गया होगा, ठीक है। तो जी है तो जनरल कांस्टेंट है, मैं ये तो बताया, तो वो तो समझ आया ना कि इट इज ना यस एवरीडे यस। लाइफ एक्टिविटी के लिए मैं यूज करती हूँ। एंड जो एस फैक्टर है
ये मैं एक्वायर करती हूँ एनवायरमेंट से, लर्न करती हूँ, आई कैन ऐड डिफरेंट टाइप ऑफ माई स्पेशल एबिलिटीज थ्रू आउट माई लाइफ, जो मैं ऐड कर सकती हूँ। जी तो कॉमन रहेगा, वो हेरिडिटरी रहेगा, ठीक है। ओके, कमिंग टू दिस स्टर्नबर्ग्स ट्रायआर्किक थियोरी, ये देखो मैंने इस वे में लिया, पहले मैंने मोनार्किक लिया, ठीक है, फिर टू फैक्टर थियोरी लिया, देन अभी मैं ले रही हूँ ट्रायआर्किक थियोरी, ठीक है। तो ये स्टर्नबर्ग ने दिया था, उसने तीन दिए हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। उसने इंटेलिजेंस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्टली एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो इट इज वेरी कॉमन एंड बेसिक कि जो भी सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चंस है जिससे हम डील कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम पहले अगर पर्सन प्रॉपरली एनालाइज कर सकता है अपनी इंटेलिजेंस यूज करके, तो दैट इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इट इज व्हाट वी जनरली think of the academic ability. It is basically comes under the academic ability जो हम schools and colleges में use करते हैं. It enables us to solve problem and to acquire new knowledge. जो भी तुमको रोज सिखाया जाता है और उसके बेसिस पे तुम उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो या फिर अपना न्यू नॉलेज बढ़ा सकते हो, तो दैट कम्स इनटू द एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इट इज टोटली एकेडमिक इन नेचर। जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तुम यूज कर सकते हो ड्यूरिंग जो भी तुमने सीखा है उसको यूज करके, तो दैट विल कम्स, जो क्योंकि सिचुएशन तुम्हारे सामने कोई भी रख दी, उसको ब्रेक दैट सिचुएशन इन स्मॉलर पार्ट्स एंड टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे एंड टू डील विथ इट, दैट ऑल अबाउट द एनालिसिस। सेकेंड इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एनालिसिस में क्या करते थे, तुम पहले सीखते थे, इट वॉज टोटली रिगार्डिंग दैट एकेडमिक थिंग्स, कि जो भी सीखा है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है उसको यूज करके। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या है, क्रिएटिविटी को तुम्हें सिखाएगा नहीं, तुम उसको अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे। जो भी क्रिएटिविटी तुम में डेवलप होगी अपने एक्सपीरियंस से होगी। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव सीन दैट ये एडवर्टाइज, आइडिया की एडवर्टाइजेस देखी है, बहुत बहुत क्रिएटिव वो एडवर्टाइज बनाते हैं कि एक आइडिया बदल दे जिंदगी, Yes, ma'am. है ना। वो बताते हैं कि कुछ उनको गांव में प्रॉब्लम हो रही है, देन वो कुछ आइडिया लेके आते हैं कि ओके ये तो वो आइडिया, वो क्या है जो क्योंकि सिचुएशन की डिमांड थी, उससे उन्होंने उस पर्टिकुलर टूल को यूज किया, फोन को यूज किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अपने एक्सपीरियंस क्रिएटिविटी आएगी आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि कोई अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा नहीं, सारे ना मोनोटोनसली सोचेगी, तो कोई नया आइडिया निकल के आएगा ही नहीं, ठीक है। कहीं कहीं कभी कभी जो क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो कभी कभी सबसे अलग और थोड़े रिबेलियस भी लगते हैं, ठीक है। जो भी क्रिएटिव इंसान होगा वो सबके साथ घुल मिल के नहीं बैठ सकते, क्योंकि उसके आइडियाज हटके होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक होता है ना क्रिएटिविटी, जहाँ पे सिचुएशन के बेस्ड, एनवायरमेंट के बेस्ड, एक्सपीरियंस के थ्रू जो एक आती है निकल करके, ठीक है, विच इज वेरी नीडी। ऐसा नहीं कि फालतू का इन्वेंशन कर दिया, जो भी नीड है उसको अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस आएगी, ठीक है। ये तुमको कहीं सिखाई नहीं जाएगी, ये खुद से ही आएगी। एंड कमिंग टू द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, प्रैक्टिकल जो भी फॉर एग्जाम्पल जो भी तुम रिएक्ट कर रहे हो सिचुएशन से, ठीक है, दैट शुड बी प्रैक्टिकल। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मुझे अभी तुम लोग को पढ़ाना है, तो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है कि मैं तुम लोग को ऑनलाइन पढ़ाऊं, ठीक है। मुझे अभी मैं चौक बोर्ड से ही पढ़ाना है ऐसे सोच के बैठ जाऊँ, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन, कि आई हैव टू मेक द पीपीटी और जो भी पॉइंट्स जो मैं चौक बोर्ड पे लिखने वाली थी, तो वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मुझे उसको स्लाइड्स पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो लाइक दैट कि जो भी इसमें भी एडेप्टेशन है, कि जो भी सिचुएशन, करंट सिचुएशन की डिमांड है, उसको अडेप्ट करके जो मैं बेस्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकलता है उसको अगर इम्प्लाई कर पाती हूँ, तो दैट कम्स अंडर द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा नॉर्मल सा लॉजिक आई कैन अप्लाई। सो दिस वॉल ये ट्रायआर्किक थियोरी थी जो दी थी स्टर्नबर्ग ने। ओके, तो कमिंग टू दी, अभी आज अब तक जितने भी आए, वन मोनो फैक्टर थी, दो फैक्टर थे, तीन फैक्टर थे, ठीक है। अभी थोड़े ज्यादा फैक्टर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज ग्रुप फैक्टर थियोरी, ठीक है, दिस कम्स अंडर दी ग्रुप फैक्टर थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ पे देयर आर सो मेनी, जैसे अब तक तो हमने हमारे पास दो तीन तरह के इंटेलिजेंस है, ही इज टॉकिंग अबाउट, क्योंकि इंटेलिजेंस सिर्फ एक तरह की नहीं होगी, और एक ही इंसान के अंदर बहुत अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, बेसिकली ये कहा गया था थर्स्टन में।
कि अलग अलग तरह की, फॉर एग्जांपल उसने बोला है कि फर्स्टली कि नंबर फैक्टर, जैसे कि जो भी नंबर्स हमारे सामने हैं, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो ये सारे एक्यूरेटली हम कैलकुलेशंस कर पाते हैं, तो उस प्रकार के इंटेलिजेंस को हम कहते हैं न्यूमेरिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेकेंड इज जो भी हम हमारे वर्बल फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो वर्ड्स का जहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं गिटार, किताब, बुक, लैपटॉप, ये चारों चीज मैंने फटाफट बोल दी, लेकिन तुम लोग को समझ आई? डेफिनेटली आई है ना? Yes, यस। ma'am. है ना? क्यों आई? क्योंकि तुम यू हैव एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द वर्ब्स, टू एनालाइज द वर्ब, तो वो दैट इज आल्सो योर इंटेलिजेंस। द स्पेस फैक्टर होता है एक इंटेलिजेंस का, विच इज लाइक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर बोल दिया कि रॉकेट, मैंने रॉकेट बोला, रॉकेट यू हैवंट सीन, बट स्टिल तुम लोगों ने इमेजिन कर लिया कि रॉकेट है, स्पेस में उड़ रहा है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया जायंट स्टार, यू हैवंट सीन एनी स्टार नेकेड आइज, जायंट ऐसे देखा नहीं, बट स्टिल तुम लोगों ने ऐसे इमेजिन कर लिया कि जैसे हमारी अर्थ है उसी हिसाब से उससे भी बहुत बड़ा, अर्थ से 13 गुना ज्यादा बड़ा एक स्टार है, ठीक है। ये तुम सब इमेजिन कर पाते हो जब हम जब हम स्पेस वाली चीजें पढ़ते हैं, तब कि ये स्टार इससे इतना बड़ा है। यू हैवंट सीन एनीथिंग, बट फिर भी तुम उस चीज को अपने दिमाग के अंदर सोच सकते हो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि इट इज रिगार्डिंग द स्पेस एंड यूनिवर्स। जो भी चीज राइट नाउ प्रेजेंट नहीं है, उसको अगर मैं बोल के तुम लोग को बता रही हूँ, पूरा इमेजिन करवा रही हूँ, तो दैट यू कैन इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को तुम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज मेमोरी। जो भी मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ वो तुम लोग को कितना याद रहता है, ठीक है, दैट दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनकी मेमोरी शार्प नहीं होती। तो ये भी हो सकता है कि हर किसी के अंदर ये साथों साथ इंटेलिजेंट के फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो मे भी उतने इंटेलिजेंट ना हो, बट स्टिल उनके अंदर मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो ये कैटेगरीज में इसलिए बांटा है कि भाई इतना ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारे की सारे इंटेलिजेंस किसी एक में हो। कुछ इंटेलिजेंस किसी में होगी, कुछ इंटेलिजेंस किसी में नहीं होगी, ठीक है। वर्ड फ्लुएंसी, कुछ बच्चे होते हैं कि लिख सकते हैं, वो लिख लेंगे कुछ भी दोगे, लेकिन कुछ बोलने को बोला तो फ्लुएंसी नहीं है, ठीक है, वो बोल नहीं पाएंगे ठीक तरीके से, रैपिडली बोल नहीं पाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कि सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट दे हैव शार्प मेमोरी, बट फ्लुएंटली अगर कुछ बोलने को बोले तो दे कैन नॉट स्पीक एनीथिंग। रीजनिंग, ठीक है, रिफर्स टू द एबिलिटी टू डिस्कवर अ रूल और प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन अ सीरीज और द ग्रुप ऑफ लेटर। ये तो तुम लोगों के रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं 2, 4, 6, 8 फिर ब्लैंक, तो तुम लोग क्या बोलोगे आगे? 10, ma'am. यस, तो ये तुम्हारा, तुमने बहुत इजीली रीजनिंग का पावर है तुम्हारा, कि जो भी मेरा जिस रो में मैं बोली, जिस कुछ तो मैंने रूल बनाया होगा कि मैं इवन नंबर्स बोल रही हूँ कि ऑड नंबर्स बोल रही हूँ, तो वो तुमने तुरंत अंडरस्टैंड कर दिया, ठीक है। तो ये रूल को अंडरस्टैंड करने की जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी होगी, दैट कम्स अंडर दिस फैक्टर। देन परसेप्चुअल स्पीड, जो भी इट इज एबिलिटी टू नोट द विजुअल डिटेल रैपिडली। जो भी तुम्हारे सामने हो रहा है वो तुम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे कि देयर आर सो मेनी हॉलीवुड मूवी जो एक बार देखने से पता नहीं चलते, ऐसा यू माइट हैव सीन, है ना? कि जो भी तुम्हारे सामने इंफॉर्मेशन रखी है, कुछ लोगों को एक बार देखने में ही समझ आ जाते हैं, बट कुछ लोगों को नहीं समझ आते। तो दैट इज कि उनकी जो भी विजुअल डिटेल्स है उसको कितना वो लोग ग्रैब कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। So these are all given by Thurston, and these are the 7 primary factors. जिसको there are so many types of intelligence, और हर किसी के अंदर अलग अलग अमाउंट में हो गए सारे इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज ये थॉर्नडाइक ने दिया था मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर बेसिकली अभी जितने भी अभी हैं, मैं अभी थोड़े कम तक डिस्कस करेंगे, वो उसमें एक से ज्यादा फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। तो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट 3 फैक्टर्स दैट इंटेलिजेंस को हम किस तरह से डील होती है, ठीक है। तो फर्स्टली सोशल, देर आर सो मेनी इंटेलिजेंट पीपल जो सोसाइटी में अच्छे से बिहेव नहीं कर पाते, ठीक है। अंदर उनको बहुत सारा नॉलेज है,
बट हाउ टू डील विद द सोसाइटी, हाउ टू डील विद द पीपल, हाउ टू रिएक्ट, कैसे बिहेव करना है, वो उनको नहीं आता। तो वो ऐसा कह सकते हैं कि उनकी सोशल इंटेलिजेंस कम है, ठीक है। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस वो क्या है कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी उनको दिख रहे हैं, ठीक है, सामने, उनसे, उनको देख के वो कितना इंटरप्रेट कर पाते हैं, ठीक है, उनको देख के उनको कितनी नॉलेज आ पाती है, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम। देन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है कि जो नहीं है उसको किस तरह से वो इमेजिन कर पाते हैं इन सर्टेन वे। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो ही इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल, सोशल, concrete and abstract, these factors are given by Thorndike। ओके, तो अभी अभी जितने भी थियोरीज थे वो फैक्टर थियोरीज थे, जितने भी अब तक हमने बात करे वो कैसे थियोरीज थे, फैक्टर थियोरीज थे, जिसमें फैक्टर्स थे इंटेलिजेंस के। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो गिलफर्ड ने दिया था 1967 में, रिगार्डिंग कि इंटेलिजेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सर्टन वे है जिसमें इंटेलिजेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, एक प्रॉपर प्रोसीडिंग होगा, प्रोसीजर होगा इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो उसमें उसने ऑपरेशंस दिए हैं, कंटेंट्स दिए हैं एंड प्रोडक्ट्स दिए हैं। 5 ऑपरेशंस है, 4 कंटेंट्स है एंड 6 प्रोडक्ट्स है। अभी ये हम समझेंगे डिटेल में। देखो, स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये 3D इंटेलिजेंट मॉडल भी कहते हैं इसको इंटेलिजेंस का, ठीक है। और तीनों मिला के काम करते हैं, तीनों अलग अलग काम नहीं करेंगे, और तीनों को मिला के दिया बहुत सारे टाइप्स की इंटेलिजेंस बन जाएगी, ठीक है। Firstly, we will see the operation. What basically operation is? What do you, आप लोगों ने कहीं सुना हुआ है ये सारी चीजें, या फर्स्ट टाइम ही आ रही है? बीएड में पढ़ा है मैम। थोड़ा थोड़ा याद होगा, है ना? फाइन। ऑपरेशंस इन द सेंस कि जो मेंटल ऑपरेशंस के अंडर यस अंडर कौन मैम। जाएगा पर्सन, ठीक है। जो भी मेंटली जो भी ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने मैंने कोई भी चीज रख दी, कोई भी प्रॉब्लम रख दिया, कोई भी क्वेश्चंस रख दिए, तो तुम लोग क्या करोगे, तुम्हारी मेंटल थिंकिंग होगी, है ना, उसके रिगार्डिंग सीधा सोचने लगोगे। तो दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ थिंकिंग जो उस टाइम पे तुम लोग अप्लाई करोगे, दे ऑल आर द ऑपरेशंस, ठीक है। तो उसके अंदर कितने कितने कैटेगरीज है कि फर्स्टली इज कोग्निशन, कि मैंने तुम लोग को कुछ सिखा दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दिया है और वो तुमको आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बैठ गया है, दैट इज कॉग्निशन। जैसे कि मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है कि गिटार ऐसा होता है, और तुम्हारे सामने मैंने गिटार रख दिया, तो तुम लोग इजीली ये थिंक एनालाइज कर पाओगे कि दिस इज गिटार, ठीक है। सेकेंड इज मेमोरी। अभी जो भी गिटार फॉर एग्जांपल मैंने दिखा तो दिया, लेकिन और उसके साथ मैंने दूसरी भी बहुत सारी चीजें दिखाई है, तो किसी की, अगर मैंने सब चीजें फर्स्ट टाइम दिखाई है, तो अगर किसी की मेमोरी स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकती है अकॉर्डिंगली, तो कितना तुम याद कर पाते हो एट वन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मेंटल किस तरह से ऑपरेट होगा, मतलब एट वन पर्टिकुलर टाइम। डाइवर्जेंट थिंकिंग, किसी भी एक प्रॉब्लम को मैंने तुम्हारे सामने रखा है, उसको अलग अलग वे में सोचना, ठीक है। देर आर मल्टीपल सोल्यूशंस टू दी सिंगल प्रॉब्लम, वो सोचने की जो भी एबिलिटी है, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। एंड द कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक कॉमन सोल्यूशन हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए। फॉर एग्जांपल राइट नाउ, जैसे कोविड के लिए उस टाइम पे क्या कॉमन सोल्यूशन था कि भाई अच्छी सी दवाई बना, कुछ भी होता जाए, हमारे पास बेड्स नहीं है, ये है, वो नहीं है, ठीक है, वो सब छोड़ो, एक सोल्यूशन हो सकता है कि भाई कितना भी होना है हो जाए, एक दवाई बना दो, ठीक है। दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग, की वन सिंगल सोल्यूशन फॉर दी ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड इवेल्यूशन, जो भी तुम्हारे सामने चीज प्रॉब्लम रखा है, उसको कैसे तुम इवेल्युएट करते हो, एनालाइज करके उसका आंसर कैसे लाना है वो इवेल्युएट करते हो, दैट कम्स अंडर द इवेल्यूशन। अभी ये जो ऑपरेशन है, ये जो भी मेंटल थिंकिंग है, प्रोसेस है, ठीक है, जो भी मेंटल फिनोमिना है, वो किस पे अप्लाई करोगे? कंटेंट्स पे, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हारे सामने किस फॉर्म में रखा जाएगा? एक सब्जेक्ट नॉलेज कह सकते हैं, कंटेंट का दूसरा नाम हम कह सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने जो रखा जाएगा कॉन्क्रीटली, ठीक है, उसको हम, उसके रिगार्डिंग हम मेंटल ऑपरेशंस करेंगे। तो मेंटल ऑपरेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट्स। और कंटेंट्स कितने टाइप के होंगे? या तो वो कंटेंट विजुअल होगा, ठीक है, तुम लोग को दिखेगा, ठीक है, लाइव लिखे दिख रहा है कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, इसका मुझे आंसर देना है।
या फिर ऑडिटरी होगा, कुछ तुम लोग को डायलॉग सुनाएंगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम सुनाएंगे, जैसे होता है ना केबीसी में कुछ ना ऑडिट कुछ आवाज सुनाते बोलते कि इसको पहचानो कि ये किसकी आवाज है, ठीक है। तो वो कैसा था, वो कंटेंट ऑडिटरी था, एंड उसका प्रोसेस उसको इवेल्युएट करके उसको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड इट कुड बी सिंबॉलिक, कोई सिंबल्स के फॉर्म में, ठीक है, कि जैसे मैथमेटिक्स वगैरह है, दे ऑल कम्स अंडर दैट काइंड ऑफ थिंग कंटेंट, की जस्ट वन है, टू है, ये सब सिंबल तुमने सीखे ही तो है। जो लैंग्वेज है, क है, ख है, तुम लोग को कैसे पता चला कि ए बी सी है, क ख ग है या नंबर्स है? तो दे ऑल आर सिंबल जो तुमको कहीं ना कहीं मेंटल ऑपरेशन के थ्रू पता चल रहे हैं, ठीक है। सिमेंटिक, सिमेंटिक इन द सेंस जो भी लैंग्वेज है अंडरस्टैंड करने की, प्रॉपर्टी की, कोई भी तुम्हारे सामने प्रॉब्लम रखा है, वो कौन सी लैंग्वेज में रखा है, कि वो विजुअल है, ऑडिटरी है, सिंबॉलिक है, कि सेंटेंस की फॉर्म है, लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है, वो अंडरस्टैंड करने की पावर। देन बिहेवियरल, अभी बिहेवियर को भी हमें कभी ना कभी प्रोसेस करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोई मुंह फुला के बैठा है तो हमें कैसे पता चल जाता है कि अच्छा इसका बिहेवियर अभी ऐसा है तो इससे बात नहीं करते, ठीक है। अगर कोई हंस रहा है तो अच्छे मूड में है, या हमें कैसे पता, तो ये हमने पूरा क्या प्रोसेस किया है, ठीक है, ऑपरेशन किया है उसका, कि अच्छा कि ये हमने सोच लिया, ये कंटेंट हमारे सामने है कि नाउ दिस पर्सन इज इन गुड मूड, ये इवेल्युएट कर दिया, देन वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट्स। एंड जो कंटेंट्स का रिजल्ट आएगा, ठीक है, हमने सोचा, मेंटल जो भी प्रोसेस किया, किस पे, कंटेंट्स पे। अभी उसका रिजल्ट आने के 6 तरीके हैं। या तो वो रिजल्ट यूनिट्स में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर्टिकुलर यूनिट्स में आ रहा है कि भाई हम तुम्हारे सामने मैंने बहुत सारे नंबर्स रख दिए थे प्रॉब्लम के फॉर्म में, तो तुम लोग उसको डिवाइड करके भी अच्छा इसका यूनिट है, या फिर मैंने तुम्हारे तुम्हारे सामने बहुत सारे एनिमल्स रख दिए थे, ठीक है, तो उनको तुम लोगों ने यूनिट के भी, ये छोटे एनिमल्स है, ये बड़े एनिमल्स है, तो तुम लोग ने उस हिसाब से यूनिट में उनको डाल दिया। क्लास क्लास उनके सारे अलग अलग कर दिए कि इस क्लास से है ये एनिमल, इस क्लास से है, उस क्लास से है। उनके अंदर तुम लोग रिलेशंस फाइंड कर सकते हो कि अच्छा कि कैट एंड टाइगर आर रिलेटेड, कुछ सिमिलर लग रहा है, तो तुम लोग उसके अंदर रिलेशंस फाइंड कर सकते हो। सिस्टम बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई सिस्टम भी उनके अंदर डेवलप हो सकता है कि भाई इनकी वजह से ये फूड चेन डेवलप हो रही है या फूड वेब डेवलप हो रही है, वो तुम्हें पता चल सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन, कि किस प्रकार से इनका इम्प्लीकेशन करना है, एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म द थिंग्स, ठीक है। तो ये दिस ऑल कम्स अंडर द प्रोडक्ट। ये सारे फिनोमिना कब होंगे, व्हेन यू विल, फर्स्टली व्हाट यू विल डू, ये जो तुम्हारे सामने कंटेंट रखा है उसका तुम ऑपरेशन करोगे, उसके बाद तुम्हारे सामने प्रोडक्ट निकल के आएगा। सो दिस वाज वेरी इजी था काफी, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह आएंगे तो इसी स्लाइड में से आएंगे, और मैं तुम लोगों को वो भी दूंगी, उसके रिगार्डिंग पीडीएफ दूंगी, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। उसमें भी ऐसा है कि देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, दैट नेचुरलिस्ट, द पर्सन, ये प्रकार की पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है, इसके अंदर पर्सन इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद द नेचर, द लिविंग थिंग्स है जो भी, उसको अंडरस्टैंड कर पाता है इजीली। देन कमिंग टू द स्पेशियल, ठीक है, विजुअलाइजिंग द 3D, जो हम देखते हैं उसको विजुअलाइज करके अंडरस्टैंड करना, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेजेस को, किसी की जो भी कोई बोलता है उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाना, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल अंडरस्टैंडिंग, एक बाहर के लोगों को तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट खुद को भी अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो, व्हाट आई नीड, व्हाट आई वांट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो खुद की इंट्यूशंस पता चलेंगे, तब जाके पर्सन, किसी ने उसको अगर फॉलो किया, 3 इडियट्स में दिखाते हैं, तो जो इंसान खुद को समझ पाता है और खुद को फॉलो करता है तो काफी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इंटरपर्सनल, की दूसरों की फीलिंग के साथ भी यू कैन अंडरस्टैंड, तो वहां पे एक सोशल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं इसको। लॉजिकल, मैथमेटिकल,
जो भी मैथमेटिक्स के जो भी नंबर्स वगैरह है वो अंडरस्टैंड कर पाना, उसके हाइपोथेसिस वगैरह है, प्रॉब्लम्स है वो अंडरस्टैंड कर पाना, ठीक है। म्यूजिक को साउंड, पिच, टोन, रिदम वो सब अंडरस्टैंड कर पाना कि कुछ म्यूजिक अलग अलग टाइप के बहुत सारे जॉनरास है म्यूजिक के, वो अगर किसी को एप्टीट्यूड है म्यूजिक का तो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन बॉडीली काइनेस्थेटिक, हैंड एंड माइंड का, बॉडी और माइंड का जो भी कॉम्बिनेशन है उसको कोऑर्डिनेट कर पाना, उसके रिगार्डिंग इंटेलिजेंस होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो लोग बॉक्सिंग वगैरह में होते हैं, या जो लोग अच्छी कार चला लेते हैं, अच्छी गाड़ी चला लेते हैं, उनके अंदर ये बहुत अच्छे से होगी इंटेलिजेंस, ठीक है। फाइन, अभी एक नेक्स्ट है वर्नॉन्स हायरार्कियल थ्योरी। इसका थ्योरी अलग है थोड़ा सा, ठीक है। उसका थियोरी बेसिकली जो आगे जितने भी थियोरीज है उसके लूप होल्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करती है, जिसमें वी कैन से टू फैक्टर थियोरी एंड मल्टी फैक्टर थियोरी के बीच का जो गैप है वो इसको कवर करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिखाया है कि उसने बोला है एक जनरल एबिलिटी है इंटेलिजेंस, एक मेनली एक जनरल एबिलिटी है, लेकिन उसको डिवाइड किया है टू ब्रॉड कैटेगरीज, वर्बल, एजुकेशनल एंड स्पेशल मैकेनिज्म। वर्बल एजुकेशनल में क्या आएगा, जो भी वर्ड्स, नंबर्स वगैरह है उनके साथ डील होगा यहाँ पे। एंड स्पेशल मैकेनिज्म में जो भी बॉडी का, हैंड मूवमेंट का, ठीक है, यूज होगा, वो सब आएंगे इसके अंदर। देन वर्बल में क्या है कि क्रिएटिव एबिलिटी है, ठीक है, जो भी वर्ड्स का यूज करके होती है। वर्बल फ्लुएंसी है। देन न्यूमेरिकल फैक्टर, जो भी मैथमेटिक्स वगैरह अंडरस्टैंड कर पाते, तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाला है। एंड अगेन यहाँ पे स्पेशल फैक्टर्स जो भी है, साइकोमोटर स्किल है, मैकेनिकल इंफॉर्मेशन जैसे गाड़ी वगैरह कैसे अच्छे से चला सकते हैं, देन साइकोमोटर दूसरे है, बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन करके जो भी चीजें कर सकते हैं वो कितना अच्छे से कर पाते, उसके बेसिस पे तो बहुत सारे स्पेशल फैक्टर्स निकल के आएंगे। जैसे क्रिएटिविटी की बात करें तो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। वर्बल फ्लुएंसी भी अलग अलग, जैसे वो उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वर्ब को अंडरस्टैंड करना इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, देन वर्ड्स को बोलना इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो वो बहुत ब्रॉड है। जो ये नीचे छोटे छोटे एस लिखे, दे कुड बी मैनी इन नंबर्स, ठीक है। ब्रीफ में ही जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे थियोरीज है हमें कवर करने हैं, एंड ऑल्सो सबको इतना डिटेल में भी हमें कवर नहीं करना है। डोंट वरी, ऐसा मत सोचना बहुत ज्यादा बता रही हूँ, इतना ही बेसिकली, क्योंकि देयर आर सो मेनी थियोरीज, फिर सबके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन फिर याद करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। देन कमिंग टू, एम आई ऑडिबल ना? Yes, ma'am. हाँ, थोड़ी ऐसा तो ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा स्पीड है, समझ तो आ रहा है? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है, मैम. Don't worry, इसके रिगार्डिंग सेम इतने ही कंटेंट को लेके एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है, यूट्यूब पे। वैसे ये तो अभी सुन ही लो, लेकिन एक बार और जब एग्जाम के पहले सुनोगे तो यू विल डेफिनेटली एक बार रिकॉल हो जाएगा। Yes, ma'am. तो मटेरियल का टेंशन मत करना, वो हो जाएगा। Okay, thank you, ma'am. यस, ओके, वेलकम। फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बाय कैटल। अभी कैटल ने एक और थ्योरी दी है, फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी। टर्म सुन के ही पता चल रहा है कि जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड चेंज होता रहता है ना, क्योंकि वो बहता रहता है। इन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, ये हम एक बाहर से देख के बता सकते हैं। तो बेसिकली क्रिस्टलाइज थियोरी में क्या है कि ये जो हम लर्न करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोगों को आज कोई कॉन्सेप्ट सिखा दिया, ठीक है, वो तुमको परमानेंटली आ गया, तो वो तुम्हारे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस थ्योरी में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को मल्टीप्लीकेशन सिखा दिया, तब तुमको मल्टीप्लीकेशन परमानेंटली आ जाएगा, दैट इज योर क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ठीक है। दैट विल कम्स इन की वो अभी उसमें चेंज नहीं आएगा, अभी मल्टीप्लीकेशन इसी वे में होगा कि इसी वे, अगर मैंने और तरीके से सिखाया तो वो भी ऐड होगा, बट वो जो पुराना है वो तो तुम लोगों को याद रहेगा ही, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है कि जो एवरी डे तुम लोग सीख के न्यू न्यू ऐड करते थे, वो कहीं ना कहीं तुम इसको रिलेट कर सकते हो वो जी और एस से। वो स्पेशल वाला था ना जो अलग से था, एंड जी वाला जो जनरल था। लेकिन यहाँ पे इसको हेरिडिटरी या फिर स्पेशल ऐसा नहीं कहा है, बस ऐसा कहा है कि जो एक बार सीख लिया वो तो हमेशा के लिए आ जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल न्यू लर्निंग होती रहती है वो डे बाय डे उसको
एब्स्ट्रैक्ट मतलब इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। तो व्हाट ही ये कैटल ने क्या कहा है फ्लूइड इंटेलिजेंस के बारे में? कैटल डिफाइंड फ्लूइड इंटेलिजेंस इज एबिलिटी टू परसीव रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट ऑफ परसीव्स स्पेसिफिक प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन कंसर्निंग दोस रिलेशनशिप। कि फ्लूइड इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस है जो हम उसको प्रीवियसली रिलेट ना करते हुए अलग से ही सीखते हैं, ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट टू द जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने तुमको मैग्नेट पढ़ाया है और कल मैं तुमको फोर्स पढ़ाती हूँ, तो तुम लोगों को मैग्नेट का नहीं सोचना है, बट फोर्स पे तुम लोग फोकस करके वो सीखते हो अच्छे से, तो वो है तुम्हारी फ्लूइड इंटेलिजेंस। एंड जो तुमने मैग्नेट ऑलरेडी सीख लिया, ठीक है, वो तुमको आ गया, एंड फोर्स आज मैंने तुम्हें सिखा दिया, वो आ गया, तो वो आ जाएगा तुम्हारे क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में, जो कि जो भी पास्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज से तुम लोगों ने ऑलरेडी सीख करके रखा है। क्लियर? बहुत सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। समझ आया व्हाट इज फ्लूइड इंटेलिजेंट एंड व्हाट इज Yes, ma'am. क्रिस्टलाइज्ड, है ना? ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं लिए, एक सिंपल वे में कि भाई ये फ्लूइड है और ये क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो दैट वाज गिवन बाय कैटल। फिर मैंने तुम लोगों को बीच में बताया था कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस जब सीखेंगे तब वो थोड़ा जेंडर वाला और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। वो एक बार व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? मैम इसमें यस, फीलिंग्स की बात आ जाती मैम है हम क्या? लोग से पूछ रही हैं क्या? यस, हाँ हाँ हाँ। मैम, फीलिंग्स की बात आ जाती है, यस, दुखी होना। इमोशन, वेरी गुड। इमोशंस जब आते हैं तो फीलिंग्स की बात आती है, ठीक है। और इमोशंस हम दो लोगों के समझ सकते हैं, एक तो हमें खुद के इमोशन समझने हैं और दूसरा हमें लोगों के इमोशन समझने हैं। क्योंकि इंटेलिजेंट हम अपने खुद में हमें सब आ रहा है, सब कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सब थियोरीज आ रहा है, लेकिन हमें हाउ टू डील विथ कि कोई बेचारा बहुत दुखी है, उसने कुछ दुख अभी आया है और उसको जाके हाउ टू डील विद दैट, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। और खुद में अभी क्राइसिस चल रहे हैं, खुद को कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो उसको कैसे ओवरकम करना, खुद की फीलिंग्स को कैसे एक स्टेबल बैलेंस में लाना। मेंटल इलनेस वगैरह कॉन्सेप्ट सुन लोगे तुम लोगों ने? मेंटल इलनेस का कॉन्सेप्ट कि अभी राइट नाउ जो हमारी मेंटल इलनेस है हमें दिखती नहीं, अभी तो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दिस, कि पर्सन रिएक्ट करता है सर्टेन वे में अपने मेंटल इलनेस को छुपाने के लिए। जैसे मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो वो छुपाने के लिए आई एम शोइंग सो मेनी थिंग्स जिससे मेरा वो सप्रेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन, कोई ऐसा होता है ना कि कुछ बहुत, ये ड्रामा वगैरह यू हैव सीन इन द टीवी सीरियल, कि कोई कैरेक्टर है, कुछ बहुत हार्ट ब्रेकिंग हो गया, तो मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये चीज हुई है, ठीक है। डिनाई डैनियल इसको कहते हैं कि डिनाई टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन हो रही है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता और अपने खुद के ही वे में डील करने लगता है। कोई कोई लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो मेंटल इलनेस से फ्री होते हैं, तो डेफिनेटली अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। कोई कोई लोग उसको अपने और पॉजिटिव वे में लेके, कुछ चीज हुआ है तो ज्यादा मेहनत करके उस सिचुएशन से ओवरकम करते हैं। तो ये सारे चीज कब होगी? जब हमारा इमोशन बैलेंस होगा, ठीक है। तो जैसे आईक्यू होता है वैसे ईक्यू भी होता है, और ईक्यू और आईक्यू बहुत इफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर मेरा आईक्यू कितना भी है, मेरे बहुत इंटेलिजेंस है, लेकिन मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दोनों बहुत मतलब को रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। और जनरली ये बहुत स्टडी हुई है कि विमेन होती है जो, ठीक है, वो उनका इमोशनल क्वोशंट बहुत लो होता है एज कम्पेयर टू मैन। क्योंकि मैन जो होते हैं जनरली होते हैं स्ट्रांग होते हैं, दे डोंट शो देयर इमोशन, लेकिन जो विमेन होती है वो इमोशनली कहीं ना कहीं वीक होते हैं। जैसे कि होता है कि 10 साल पहले मेरे साथ इसने ये किया था, वो लड़की को याद होगा, लेकिन लड़कों को याद नहीं होगा कि 2 दिन पहले इसने झगड़ा करके धुलाई करके पीटा था, ठीक है। तो ये वो याद नहीं रखते, ग्रजेस नहीं रखते, तो इमोशनली दे आर स्ट्रांग कहीं ना कहीं। और अभी जो इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, ये अच्छा है बुरा, ये सब हम याद रखेंगे, तो फिर दूसरे इंटेलिजेंस की बातें कहाँ पे रखेंगे? तो वो तो सारी वैनिश हो जाएगी,
ठीक है। तो अगर अगर कुछ और नया हम एक ही चीज में स्टक रहेंगे तो वी विल नॉट एबल टू गेट मोर इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस और हम नॉर्मल आईक्यू है, EQ एंड IQ, दे आर बोथ इक्वली कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो व्हाट इज बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस? तो आइडेंटिफाइंग इमोशन, खुद के इमोशंस भी एंड दूसरों के इमोशंस भी, इवेल्युएटिंग हाउ अदर्स फील, कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशन, ठीक है, परसीविंग हाउ अदर्स फील, कि दूसरे क्या फील, मतलब ये अंडरस्टैंड भी कर लेना, परसीव कर लेना कि किसी को बुरा लगा है अच्छा लगा, यूजिंग इमोशन टू फैसिलिटेट सोशल कम्युनिकेशन, कि सोसाइटी में हाउ टू कम्युनिकेट खुद को, जैसे होता है ना कि हम एक सर्टेन वे में जैसे बाहर निकलते हैं तो किसी कोई मिलता है तो हम उसको नमस्ते बोलते हैं, हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। तो एक होता है कि वो हम कैसे कन्वे करें, वो भी एक होता है इंटेलिजेंस, कि अगर हम ऐसे ही चल रहे कोई जान पहचान वाला मिला लेकिन उसको देखा और फिर किसी और देख लिया, तो दैट इज तो लोग फिर बोलेंगे कि ये तो पागल है, ठीक है, कोई सेंस ही नहीं है। रिलेशन टू अदर्स, हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप भी सबसे, की फ्रेंड्स है, फैमिलीज है और टीचर्स हैं, सबसे एक रिलेशन मेंटेन करके रखना और सबसे अलग अलग वे में डील करना, जैसे कि हम फ्रेंड्स हैं, अलग अलग प्रकार के भी फ्रेंड्स होते हैं, जैसे क्लोज फ्रेंड है तो उससे कैसे डील करना, थोड़ा फॉर्मल फ्रेंड है तो उससे कैसे डील करना। तो वो एक है कि हम सर्टेन वे में डील करते हैं हर किसी से, ठीक है। इमोशंस रिफर टू द फीलिंग ऑफ स्टेट, जो कन्वे करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप। एंड इंटेलिजेंस जो है बेसिकली वो इट इज refers to the capacity to reason validly about the information। तो ये दोनों अगर मिल जाएंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली इमोशनल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो देर आर सर्टेन, बहुत देर आर सो मेनी फिलोसोफर्स एंड रिसर्चर्स जिन्होंने बोला है इंटेलिजेंस के बारे में। तो डेनियल ने बोला है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अंडरस्टैंडिंग वंस ओन फीलिंग, एम्पैथी फॉर द फीलिंग ऑफ अदर्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इमोशंस इन द वे ऑफ एनहांसिंग लिविंग। एक तो पहला इट इज फॉर द एनहेंसिंग लिविंग, लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए, लाइफ को हेक्टिक बनाने के लिए नहीं है, ठीक है। खुद की फीलिंग अंडरस्टैंड करना है, दूसरों की फीलिंग अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे ही इज यूजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच इज एम्पैथी। यू माइट हैव seen the difference between sympathy and empathy. Do you know the difference between, there is a thin line difference between sympathy and empathy? यस मैम। Yes, you can tell. मैम सिंपैथी यानी कि दया करना, अच्छा। और एम्पैथी मतलब आप दया नहीं कर रहे हो, हम्म। बट आप उसके लिए काम कर रहे हो। ओके। उसको हाँ। दया के देन लिए नहीं यस। कहा जाए। हाँ, उसके करेक्ट लिए था थोड़ा, बट स्टिल नीड। हाँ। यस सूची, हाँ बोलो। नहीं सुनाई दे रही आवाज। सोचिए, आवाज नहीं आ रही है। मैम सूची सिंपैथी एक्चुअली। सिचुएशनल होती है और एम्पैथी इंड्यूस्ड होती है। मैम ओके। मैम सिंपैथी सिचुएशनल होगी और एम्पैथी इनबिल्ट होती है मैम। उल्टा नहीं बोला। उल्टा उल्टा बोले चलो क्या मैम? लेट मी टेल यू, सिंपैथी, सिंपैथी इज क्वाइट सुपरफिशियल। रचना ने काफी सही बोला, बट थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। सिंपैथी है ना, वो क्वाइट ऑफ सुपरफिशियल, हम दया दिखाते हैं लेकिन कैसे ऊपर ऊपर से, जैसे कि किसी के साथ कुछ हुआ है तो हम सिंपैथी शो करते हैं कि ओके सब ठीक हो जाएगा ना। लेकिन एम्पैथी में हम उसकी जगह पे रख के उसके इमोशन को समझ के बिहेव करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एम्पैथी के अंदर हम किसी को ज्यादा से ज्यादा मतलब कि बोले कि भाई सब ठीक हो जाएगा और उसको बात उससे बात करें, लेकिन दूर से वी अंडरस्टैंड एंड बिहेव इन सर्टेन वे, दैट इज एम्पैथी। एंड सिंपैथी के अंदर क्या है कि दिट इज क्वाइट शैलो टर्म एंड एम्पैथी है दिस इज क्वाइट डीप टर्म। तो यहाँ पे ये जो है डेनियल ने यूज किया है सिंपैथी की जगह पे एम्पैथी, बिकॉज कहीं ना कहीं जब हम दूसरों से जब बात करते हैं सोसाइटी में, जब हम खुद को रिएक्ट करते हैं किसी और से, तो वहां पे ऑल द टाइम वी कैन नॉट शो सिंपैथी। अगर हमारे में एम्पैथी है, द फीलिंग ऑफ एम्पैथी है, तो हम बहुत रेपो बना सकते हैं अच्छे से सबके साथ, ठीक है। सबका कि कोई अच्छे स्टेट में नहीं है तो उससे थोड़ा दूर रह के या फिर थोड़ा सा हाय हेलो करके चले जाए, ठीक है। या फिर कोई अच्छे मूड में तो उससे अच्छे से बात कर लिया, तो दैट इज एम्पैथी बहुत ब्रॉड वे में, कि एम्पैथी अगर होगी तो हम डेफिनेटली सोसाइटी में अच्छे से बिहेव और रेगुलेट कर पाएंगे, ठीक है।
तुम दोनों का सही था, बट यहाँ पे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के लिए एम्पैथी का ये मीनिंग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस represents an ability to validate a reason with emotion and to use emotion to enhance thoughts, ठीक है। This is also another definition: your ability to recognize and understand your emotions and your skills at using this awareness to manage yourself and your relationship with other। यहाँ पे खुद को ज्यादा अंडरस्टैंड करने की बात की है, एंड देन हर रिलेशनशिप को थोड़ा कम एम्फेसिस दिया है डॉक्टर ट्रेवन ने। ओके, तो देर आर सर्टन फैक्टर्स ऑफ इमोशंस कि एक तो फर्स्टली टू नो योर सेल्फ, टू नो योर इमोशंस, मैनेज योर। एक तो खुद के इमोशंस पता तो है, लेकिन हाउ टू मैनेज देम, ठीक है। जैसे होता है ना कि कभी कभी रोना आ जाता है, बट ना हम हर जगह रो नहीं सकते, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दैट इज वेयर बाहर जाके रो लिया या फिर सर्टेन वे में, तो अपने इमोशन को प्रॉपर वे में मैनेज करके दिखाना, ठीक है। मोटिवेटिंग योरसेल्फ, देन जो भी सिचुएशन है उससे खुद को मोटिवेट करना, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द अदर्स इमोशंस, मैनेजिंग द रिलेशनशिप्स, क्योंकि अगर हम दूसरे के इमोशन समझेंगे तभी हम दूसरे के साथ इमोशन रिलेशनशिप को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस मॉडल्स हैं, द एबिलिटी बेस्ड मॉडल, इमोशनल परसेप्शन, इमोशनल यूज, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैनेजमेंट। ये नाम बस याद रख लेना कि कौन सा ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है। द मोस्ट रिसेंट मॉडल जो पब्लिश हुआ है, ठीक है, which is based on personality, कि how emotional traits होते हैं, there are so many emotional traits of and personality जो हम एक दूसरे के समझ सकते हैं on the basis of behavior। ओके फाइन, तो वी वर डन विद द ये थोड़ा और ज्यादा डिटेल में ले लिया इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस का तो हमने देख ही लिया, द थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। कमिंग टू द एप्टीट्यूड, ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एप्टीट्यूड, ये तुम लोगों ने बहुत बार सुन रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है। मैम एप्टीट्यूड नेटिव एबिलिटी, एंड जो कुछ उनकी नेटिव फ्यूचरिस्टिक होता है इसमें। एबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की मैम। ओके, एंड बेसिकली जो एप्टीट्यूड होगा रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी भी फील्ड के लिए, ठीक है, वो होता है इनबिल्ट, पहले से ही होता है, ठीक है। एंड उसको इंक्रीज करने के लिए हम उस पर्टिकुलर फील्ड में जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। हमारा जो फ्यूचर में कैसा बिहेवियर होगा, हमारे फ्यूचर में कैसा नॉलेज होगा, वो डिसाइड करता है करंट हमारा एप्टीट्यूड क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड के रिगार्डिंग। एप्टीट्यूड में भी कंसिडर्ड ए स्पेशल एबिलिटी बिसाइड्स द जनरल एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारी जनरल एबिलिटी है टू डू सर्टन डे टू डे एक्टिविटीज, लेकिन मेरे अंदर स्पेशल एबिलिटी है टू डांस, कि मैंने डांस कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छे से डांस करती हूँ। तो अगर मुझे डांस स्कूल में डाला गया, ठीक है, तो मैं काफी अच्छी डांसर बन सकती हूँ, ठीक है। तो दैट इज माई एप्टीट्यूड। क्यों, कोई भी जैसे होता है ना कि तुम लोगों ने कहानी सुनी होती है कि कोई गुरु होते हैं डांस वगैरह के, म्यूजिक वगैरह के, तो टेस्ट लेते हैं किसी का, और नो आफ्टर दैट टेस्ट वो सिलेक्ट करते हैं कि मैं इस स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं, अगर उस इंसान में एप्टीट्यूड ही नहीं होगा तो उसको सिखा के कोई फायदा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग यहाँ पे एडमिशन वगैरह लेने आते हो, तो यहाँ पे फर्स्ट यू आर गिविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट। उस एप्टीट्यूड टेस्ट में से जिनका एप्टीट्यूड टीचिंग के प्रति होता है, उन लोगों को फिल्टर किया जाता है कि ये फ्यूचर में जाके अच्छे टीचर बनेंगे, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस एडमिशंस वगैरह होते हैं कि भाई इसमें ये एप्टीट्यूड है तो आगे जाके इस फील्ड में बेस्ट करके दिखाएगा, ठीक है, प्रोफिशिएंसी ज्यादा होगी। There are so many kinds of aptitude like teaching aptitude, numerical aptitude, musical aptitude, typing aptitude, ठीक है। The test examination that attempts to determine and measure a person's ability to acquire through the future training some specific sets of skills। अभी पर्टिकुलर टेस्ट होगा एप्टीट्यूड का, उस ऑन दैट बेसिस ये पता चलेगा कि इसके अंदर ये चीज या स्किल अक्वायर करने की एबिलिटी है या नहीं। ये बेसिकली फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं।
ठीक है। तो बिंगम ने बोला है कि एप्टीट्यूड रिफर्स टू इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक फील्ड, क्योंकि एप्टीट्यूड पहले तो आएगा कब, जब इंटरेस्ट होगा, टीचिंग में इंटरेस्ट होगा तभी टीचिंग में एप्टीट्यूड आएगा। अ डिजायर टू एक्सेल इन द फील्ड एंड देन नीडेड कैपेसिटी फॉर द सक्सेस इन दैट फील्ड, क्योंकि अगर डिजायर ही नहीं होगी उस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ने की तो फिर कोई काम का नहीं है, ठीक है, उस फील्ड में जाने का। सो बेसिकली एबिलिटी और एप्टीट्यूड एक दूसरे से अलग कैसे हैं? तो एबिलिटी कंसर्न विद द प्रेजेंट कंडीशन, कि राइट नाउ आई एम एबल टू डू सर्टेन थिंग्स, ठीक है। लेकिन एप्टीट्यूड क्या है कि फ्यूचरिस्टिक होता है, कि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बेसिकली वही चीज आएगी जो करंट एबिलिटी होगी, ठीक है, ऑन दैट बेसिस क्वेश्चन होगी। लेकिन अप्रोच कैसा होगा वहां पे? फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि फ्यूचर में इंसान के अंदर ये इतना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की पावर है या नहीं। सो हियर सम टाइप्स लाइक सेंसरी, ठीक है, कि सेंसेस का यूज करके जो भी लर्न कर सकते हैं उस प्रकार के एप्टीट्यूड, जैसे ईयर्स का यूज करके देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन लर्न, ठीक है, आईज का यूज करके यू कैन थिंक लर्न सो मेनी थिंग, तो उसको उस सेंसरी एप्टीट्यूड में डाला जाएगा। देन मैकेनिकल, ठीक है, अपना जो भी मूवमेंट्स वगैरह को यूज करके हैंड एंड कोऑर्डिनेशन करके उस प्रकार का एप्टीट्यूड होगा। देयर आर सो मेनी पीपल जो एक ही बहुत कम टाइम में गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, स्कूटी चलाना सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड ही नहीं होता है, ठीक है। आर्टिस्टिक, जो ये म्यूजिक डांस वगैरह, ठीक है, उसमें उसके रिगार्डिंग होता है। प्रोफेशनल, टीचिंग जॉब, जितने भी प्रोफेशनल जॉब है उसके रिगार्डिंग एप्टीट्यूड हो सकता है। स्कोलास्टिक, जैसे मेंटल एबिलिटीज के रिगार्डिंग, जैसे कि किसी के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड वाला हो सकता है, किसी के अंदर मेडिकल का एप्टीट्यूड हो सकता है, ठीक है, किसी के अंदर लैंग्वेज बहुत अच्छे से लैंग्वेज बोलता है, इजीली सारी लैंग्वेजेस सीख जाता है, तो उसको लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो एप्टीट्यूड बेसिकली जरूरी क्यों है? तो ये मैंने डिस्कस किया कि किसी भी फील्ड में कोई किसी को लेना है हमें, जैसे मैं कोई कंपनी है मेरे पास, या मैं गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉय, मेरे को सबको जॉब पे रखना है, तो अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे पास जो जॉब है उसके लिए सही और करेक्ट इंसान कौन है, ये मुझे जानना है, तो आई विल टेक एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट मुझे पता चलेगा कि अच्छा इसके उस इस फिल्टर्ड लोगों के अंदर ये एप्टीट्यूड है, तो आई कैन गिव दिस जॉब टू दिस पीपल। तो ये फर्स्टली कार्ल बिंगम, जो कि साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, अमेरिकन है, एंड उसने वर्ल्ड वॉर के टाइम में उसने यूज किया था अल्फा आर्मी करके, उसने टेस्ट बनाया था, ठीक है, जहां पे उसने क्योंकि वॉर चल रही थी, और वॉर के अंदर सबसे जरूरी क्या है कि तुम लोग अच्छे शोल्डर्स को लेके आओ। तो उसने एक ऐसा टेस्ट बनाया जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन थे कि कंट्री के लिए कोई कितना आगे जा सकता है, ठीक है, किसी के अंदर कितना एबिलिटी है टू फाइट करने के लिए। तो उस तरह का टेस्ट उसने बनाया, देन अप्लाई किया, ऑन दैट बेसिस उसने आर्मी में लोगों को लिया था, ठीक है, कि भाई ये लोग बहुत अच्छे से फाइट करेंगे, इन लोगों को अच्छे मिशन पे भेजने के लिए ये लोग अच्छे से काम में आएंगे, ठीक है। एक और टेस्ट है जो जेम्स ने बनाया था, जिसने उसने कॉलेज में लोगों को एडमिशन देने के लिए कोई स्टेट का एग्जाम बनाया था, कि एप्टीट्यूड एग्जाम लिया था उसने कॉलेज का, ठीक है। दे आर फेमस, अभी तो बहुत सारे कॉलेजेस, हम सारे कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट थे, बट दिस आर द फर्स्ट टेस्ट जो एप्टीट्यूड टेस्ट थे, एप्टीट्यूड टेस्ट उस पर्टिकुलर कॉलेज के, ठीक है, जो जेम्स ने बनाया था, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप के लिए उसने बनाया था एग्जाम, ठीक है, एडमिशंस के लिए बनाए थे, स्कॉलरशिप्स के लिए बनाए थे, ठीक है। एप्टीट्यूड, बेसिकली व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड ब्रेक्स द इंटेलिजेंस डाउन इन सेवरल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका ही यूज करके हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होता है पहले तो, ठीक है। एप्टीट्यूड स्कोर्स रिफ्लेक्ट स्पेशलाइज्ड एबिलिटीज, इट इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड एबिलिटी, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट इज अ प्रिसाइज टूल फॉर करियर गाइडेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर जो एप्टीट्यूड है उसको वही फील्ड चूज करनी चाहिए। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द पर्सन, अगर पता चल जाएगा डेफिनेटली हम लोग, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट हमें बचपन में ही दे देने चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ये सब्जेक्ट में जाना सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो दैट क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं, कि वर्बल हो सकते हैं, नंबर्स वाले हो सकते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैकेनिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं।
तो why they are important? Because they are predicting the future and strength and weaknesses पता चलती है, फ्यूचर परफॉर्मेंसेस पता चलते हैं, ठीक है। सो वी आर डन विद द एप्टीट्यूड। इसमें एप्टीट्यूड में जितने मेनली मैंने फर्स्ट स्लाइड में जितने टेस्ट के नाम बताए ना, किसने क्या इन्वेंट किया था, अल्फा आर्मी वगैरह, वो मेनली याद कर देना, उससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, इंटरेस्ट इंटरेस्ट अगर किसी चीज में होगा ना, तो उसको मिला था कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान वो काम को लॉन्ग टर्म के लिए करेगा विदाउट बोर्डम। आई यू अग्री विद दिस? यस मैम। है ना, कि इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे खेलने में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पॉन्टेनियसली मैं कितना भी थक जाऊं, मैं उस मैं खेलती रहूंगी, और ये मेरा अगर मैं फ्यूचर का प्रोफेशन भी बना लूं तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर मी। तो इंटरेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट tendency to explore. Interest is a feeling or emotion that causes attention to focus on object or an event or a process. ज्यादा से ज्यादा अगर इंटरेस्ट होगा तो I can definitely focus on that particular thing. And interest is tendency to become absorbed in experience and then to continue it. जो भी मैं जिस भी फील्ड एक्सपीरियंस में जा रही हूँ, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी अगर मुझे उसमें इंटरेस्ट होगा तो, ठीक है। स्टेट ऑफ क्यूरियोसिटी टू और कंसर्न अबाउट द ट्रेंडिंग समथिंग। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट के अंदर, कि ये लासी इंटरेस्ट इन्वेंटरीज बनाए थे कि किसका इंटरेस्ट है या नहीं वो चीज जानने के अंदर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी, लासी एंड सेल्फ डायरेक्ट सर्च, ये SDS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। SII, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी का। ये तीनों को डिटेल में देखेंगे, बिकॉज या नॉर्मल इंटरेस्ट ये है, इंटरेस्ट ये तुम लोग पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इनका थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनेंगे। द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी, ठीक है, एक करियर असेसमेंट था, ठीक है, डेवलप बाय द के स्ट्रॉन्ग। ये के स्ट्रॉन्ग नाम की फिलोसोफर ने बनाया था, साइकोलॉजिस्ट था वो। एंड उसने बेसिकली मिलिट्री, इसने भी मिलिट्री जॉब को सुटेबल है कि नहीं, किसको मिलिट्री में इंटरेस्ट है कि नहीं लोगों का, वो देखने के लिए उसने ये बनाया था, ठीक है। The test will be typically being taken in the 25 minutes, after which the result must be scored by the computer. After scoring, an individual can view how their personal interest compare with the interest of people in specific career field. ये याद रखना कि कैसे लिया गया था, ठीक है। पर्टिकुलर टेस्ट है स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी, 1927 में के स्ट्रॉन्ग ने लिया था, मिलिट्री जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं देखने के लिए। स्कोर जो भी लेवल था स्कोर का, उसके बेसिस पे उसने बताया सबको कि ये इसका ये इंटरेस्ट है कि नहीं। उसने इसके अलावा भी बहुत सारे इन्वेंटरीज बनाए थे, जैसे उसने 244 ऑक्यूपेशनल स्किल्स बनाए, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लिए अलग अलग, जैसे अकेला आर्मी का नहीं बनाया, लेकिन बहुत सारे ऑक्यूपेशन के लिए बनाए। 5 पर्सनल स्टाइल स्किल बनाए, पर्सनल स्टाइल जैसे किसी के अंदर क्वालिटी पर्सनल कैसी है, किसी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं, कि लर्निंग की वर्किंग की क्वालिटी है कि नहीं, रिस्क टेकिंग की क्वालिटी है कि नहीं, ये सब जानने के लिए उसने क्वेश्चंस बनाए थे, टाइप्स ऑफ टेस्ट बनाए थे। देन स्कोर्स ऑन 3 एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, कि मतलब 3 बार उसने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, उस प्रकार से उसने पूरा डेवलप किया था, कि मतलब फिल्टर हो के लोगों को अल्टीमेटली पता चले कि दिस आर द फाइनल रिजल्ट, कि इतने लोग प्रॉपरली इंटरेस्टेड है, ठीक है। लासी जो है ये बेसिकली इट इज 80 item assessment of students awareness about use of learning study strategies related skill will and self regulation component of strategic learning। बेसिकली लर्निंग के लिए स्टूडेंट कितने enthusiastic है, ये 80 आइटम का इसका टेस्ट था, ठीक है। SDS, ठीक है, ये जॉन हॉलैंड ने 1971 में डेवलप किया था, ठीक है। इंटरेस्ट इन्वेंटरी ये 3 बार ये रिवाइज हो चुका है।
दिस वर ऑल अबाउट द इन्वेस्ट। इसमें 3 इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, ये हमारे एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट थे, अदरवाइज तो इंटरेस्ट एंड जो भी एप्टीट्यूड वाले भी हमने देखे, उसका मटेरियल अगर तुम लोग को दो तो वो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। ये थियोरेटिकली है, इसमें ज्यादा डिटेल में टेस्ट आइटम के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कमिंग टू द पर्सनालिटी, ये हम आज का लास्ट डिस्कस करेंगे, पर्सनालिटी, जो भी थ्योरीज वगैरह हो गए पर्सनल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पर्सनालिटी? मैम लुक्स, बिहेवियर, नेचर, ओके, लुक्स, बिहेवियर, नेचर, ऑल कम्स इन पर्सनालिटी। यस, ठीक है। पर्सनालिटी इज बेसिकली यू नो हाउ यू बिहेव, कि जो इंसान जिसकी जैसी पर्सनालिटी होगी वो पहले तो हाउ वो उस वे में बिहेव करेगा, दूसरा कि वो बिहेव कैसे, अपना बिहेवियर कैसे कैसे शो करेगा, तो अपने बोलने से शो करेगा, देन अपने आउटलुक से शो करेगा, ठीक है। इस प्रकार से तो पर्सनालिटी है, तो इट इज देयर आर बंच ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज, वैल्यूज होते हैं किसी के अंदर, एथिक्स होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द पर्सनालिटी, ठीक है, जो बहुत हर जगह काम आते हैं, ठीक है, हमारी जॉब्स है, पर्सनल लाइफ है, ठीक है। ये नॉर्मल, ये पर्सनालिटी के रिगार्डिंग ही है, थ्योरीज वगैरह। Personality is a dynamic organization within the individual of those psychological systems that determines his characteristic behavior and thought. Basically हमारा thought process and behavior है, वो show करता है हमारा personality, ठीक है। तो there are some trait theory, psychodiametric theory and humanistic theory। तो ट्रेड थियोरी में कि भी टाइप्स ऑफ जो पर्सनालिटी, तुम लोग ट्रेड्स देखोगे कि इसका ये कैरेक्टर्स हो गए पर्सनालिटी के, वो हम थोड़े डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। जो भी साइकोनालिटिक थियोरीज होते हैं, ठीक है, जो फ्रॉइड वगैरह ने दिया है कि साइकी बताते हैं, जंग ने दिया है, फ्रॉइड ने दिया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमनिस्टिक थियोरी है कि इंसान का ग्रोथ कैसे होगा, दैट ऑल्सो विल डिस्कस। तो पर्सनालिटी को बेसिकली दो में डिवाइड किया है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है या इंसान इंट्रोवर्ट हो सकता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एंड ऑल्सो देयर इज थर्ड वन दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट, जहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। व्हेन यू आर इन एक्सट्रोवर्ट, जब किसी के अंदर एक्सट्रोवर्ट एटीट्यूड होता है, दैट मीन्स यू रिलेट मोर इजिली टू द वर्ल्ड ऑफ पीपल एंड थिंग्स आउटसाइड ऑफ यू। एक्सट्रोवर्ट लोग जो होते हैं ना, वो खुद को अंडरस्टैंड करे ना करे, दे अंडरस्टैंड और रिलेट विद द अदर पीपल, वो इंस्टेंटली किसी से भी बात करना शुरू कर सकते हैं। और इंट्रोवर्ट वो खुद की फीलिंग में ही, यू नो, दे नो देयर सेल्फ, वो खुद में ही रहना पसंद है, वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो हम थोड़ी थियोरीज देख लेते हैं पर्सनालिटी की। तो तुम लोगों ने फ्रॉइड की थ्योरी, कार्ल जंग की थ्योरी, देन PF16 थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, कहीं मैम वो पढ़ा है? फ्रैंक वाली थी है मैम, ईड ईगो सुपर ईगो वाली। अच्छा, ये पता है ना? यस ठीक मैम। है। ये आइसबर्ग थ्योरी जो फ्रॉइड ने दी थी, ईड ईगो सुपर ईगो, जिसमें यू नो ईद है जो ओनली वन 1/10, ठीक है, 90% है, वो क्या है, सुपर ईगो है, एंड कौन सा है, सुपर ईगो है एंड ईद ईगो सुपर ईगो, ठीक है। तो ईद है एंड सुपर ईगो है, एंड जो 10% है, मतलब 10/90 कह सकते हैं, तो 10% है दैट इज ईगो, जो दिखता है ऊपर से, ठीक है। तो इसका अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो व्हाट इज ईगो? ईगो क्या है, वो जो बाहर दिखता है, ठीक है, हम बाहर से हम अपना जो बिहेवियर करते हैं, दैट इज ईगो। दैट इज बेसिकली वर्क, सॉरी, बाहर से, एक मिनट, ये तो गलत तो नहीं है ना? ठीक है, हाँ सही है। ईद जो है, ठीक है, व्हाट इज ईद अकॉर्डिंग टू यू? कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। ओके, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस ऑफ माइंड। अनकॉन्शियस है, देखो कॉन्शियस तो कौन है, ईगो है, ठीक है, जो दिख रहा है बाहर, ठीक है। ईद है, ये अनकॉन्शियस ही है,
ठीक है। एंड सुपर ईगो है वो थोड़ा प्री कॉन्शियस है, ठीक है। जो ब्लू कलर से है, वायलेट कलर से है, दैट इज प्री कॉन्शियस। ये ईद है टोटली अनकॉन्शियस है, एंड ईगो है वो कॉन्शियस है, जो ऊपर से हम शो करते हैं, ठीक है। तो ईद है वो बेसिकली वर्क करता है ऑन द प्लेजर प्लेजर प्रिंसिपल। नो, छोटे बच्चे फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको वो जिद होती है कि भाई मुझे ये खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए। दे वर्क, दैट ईद इज वर्किंग एज अ प्लेजर प्रिंसिपल ओनली, कि चीज चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो चीज मतलब प्लेजर दे सकता है, तो वो चीज चाहिए ही चाहिए, दैट इज ईद, ठीक है। सुपर ईगो क्या है? दैट इज टोटली स्पिरिचुअल, मोरल में रहता है कि कोई सी भी चीज है, जैसे कि किसी का अच्छा ही करना है, जैसे 100 कमाए तो 100 ही दान में दे दो, ठीक है, इतना अच्छा बन जाओ, ठीक है, कि 100 कमाए तो 100 ही दान में दे दो, दैट इज सुपर ईगो, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन अभी सुपर ईगो एंड ईद दोनों ही अच्छे नहीं रहेंगे अगर हम ऐसे बिहेव करने लगे सोसाइटी में। पूरे टाइम हम अपना ईद शो करेंगे कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, और हम पूरे टाइम अच्छे मोरल प्रिंसिपल्स पे ही बिहेव करने लगे कि खुद का ना सोचे, बस दूसरों का सोचे, अच्छाई का सोचे, सच्चाई का सोचे, तो भी नहीं चलेगा। हमें रियलिटी में रहना पड़ेगा, दैट इज ईगो, ठीक है। रियलिटी प्रिंसिपल में वर्क करना पड़ेगा, दैट इज ईगो। जो बैलेंस है ईद का एंड सुपर ईगो का, बहुत सिंपल वे में ये यही है कि ईगो जो हम रियलिटी प्रिंसिपल बेस करते हैं, जो हम नॉर्मल में कॉन्शियसली बिहेव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ना हम बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं ना बहुत ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं, ठीक है। जो 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 चोर करते हैं, चोरी वगैरह है, जो बहुत खराब काम करते हैं, ठीक है, गैंग वगैरह के लोग होते हैं, उन वो बेसिकली ये ईद पे काम करते हैं, उनका वो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली बुरा है। एंड कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बहुत कमाया, सब दान में देके संन्यास लेके बैठे हैं, वो भी चीज अच्छी नहीं, बिकॉज लाइफ में हमें वी हैव टू मीनिंगफुल टू द लाइफ, तो वो भी अच्छा नहीं। तो जो नॉर्मल लोग हम जीते हैं नॉर्मल लाइफ में, दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, दैट इज ईगो। तो ये था फ्रॉइड ने कहा था, ठीक है। अभी अगर कार्ल जंग की बात करें, उसका भी थियोरी है, वो एकदम उसका भी नाम थोड़े थोड़े प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जो इसमें थे वैसे ही लगेंगे, बट इट इज टोटली डिफरेंट। जो ईद ईगो सुपर ईगो है वो एकदम अलग रख के सोचना पड़ेगा, अगर इफ यू हैव टू लर्न रिगार्डिंग द कार्ल जंग्स पर्सनालिटी थियोरी, ठीक है। तो बेसिकली जंग भी फ्रॉइड का ही स्टूडेंट था, लेकिन उसकी थियोरी उससे बहुत अलग थी। उसने अपने अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और ईगो को, ठीक है, बहुत अलगली ही प्रेजेंट किया, ठीक है। तो उसने भी तीन चीजें बताई हैं पर्सनालिटी के बारे में। ईगो बताया है, ठीक है, दूसरा बताया है पर्सनल अनकॉन्शियस, और तीसरा बताया है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। तो व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट ईगो, तो ईगो जो है, जंग डिफाइंस दिस इज एन अनकॉन्शियस माइंड। इस वहां पे ईगो कॉन्शियस था, यहाँ पे अनकॉन्शियस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जंग। तो जंग ईगो को क्या बताता है? अनकॉन्शियस, कि ये चीज हमारे मतलब कॉन्शियस में नहीं है, हम इसका तुरंत इसका यूज नहीं करते हैं ईगो का। पर्सनल अनकॉन्शियस है, ये टोटली बरीड मेमोरी है, हमारी जो मेमोरीज है ना, दिस ऑल आर द मेमोरीज, लेकिन कैसी है? टोटली बरीड है, ठीक है, इसको हम बहुत याद नहीं करते हैं, भूल चुके हैं टोटली, ठीक है। जैसे बचपन की हमारी यादें होती है जो टोटली बरीड होती है, कुछ चीजें हमें जैसे बचपन के दिन थोड़ी याद होंगे कि एक दिन में पैदा हुआ, दूसरे दिन मैंने ये किया, इस दिन मैं चलना सीखा, कुछ हमें याद नहीं होता है, ठीक है। बट ये जो अनकॉन्शियस है ना, उसको प्री कॉन्शियस भी कहते हैं, लेकिन अगर उसको याद करवाते हैं तो ये याद आ जाता है, ठीक है। जैसे बचपन में तुमने ये चोट ये गिरने से लगी थी, अगर थोड़ा याद करवाया और तो मेमोरी में है, तो डेफिनेटली ये जो अनकॉन्शियस है उसको प्री कॉन्शियस भी बोलते हैं, वो याद आ जाएगा, ठीक है। बट ये जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, ये कैसा है? ये एक साइकी, हमारी एक इनहेरिटेड साइकी है, जो हमने डेवलप की हुई है, जो हमें नॉर्मल लाइफ में, हम जब डे टू डे लाइफ में हमें रेगुलर याद नहीं आती है, लेकिन अगर उसका कोई भी आर्क टाइप हमें दिख जाए तो हमें वो डेफिनेटली याद आ जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
हम हमारे जो भी हमने सोसाइटी से लर्न किया है, कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने सोसाइटी से लर्न किए हैं, जो हमने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जब भी हम लर्न फ्रॉम अवर एक्सपीरियंसेस, वो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में जाते हैं, जो हम हमने अपने खुद की एक अलग अंदर से सोच बन जाती है हमारी। फॉर एग्जाम्पल हीरो है, एक हीरो वर्ड सुना तो तुम्हारे अंदर कैसी सोच आई? मैम शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग। हाँ। हाँ, तो बेसिकली शाहरुख खान और सलमान खान हमें हीरो क्यों लगते हैं? क्योंकि वो मूवी में सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। वो मूवी में पहले तो एक मेन कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, हर प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, ठीक है, सबको बचा लेते हैं, हीरोइन को बचाते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में हीरो की ऐसी इमेज है, ठीक है। तो अगर हम उस तरह का कुछ देखेंगे तो हमें कोई हमारे स्कूल कॉलेज में कोई इस तरह के हीरो टाइप कोई किसी ने किसी को बचा लिया है या किसी को हेल्प किया है, तो हमारे दिमाग में उसके लिए हम बोलेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन हम उसको हीरो मान लेंगे अंदर से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे आर्क टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने हीरो का आर्क टाइप बना दिया है, जैसे छोटे छोटे मेरे अंदर कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहते हैं इसको, आर्क टाइप कहते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसका दूसरा नाम है आर्क टाइप, ठीक है। इस वे में याद रखना। वो हमें कब याद आएंगे? जब वो उस सर्टेन टाइप का बिहेवियर अपने सामने देखेंगे, ठीक है। तो मैम ये देयर आर सो मेनी। का ही हाँ। दूसरा नाम है? यस यस। ये कलेक्टिव का ही दूसरा नाम है? हाँ, कलेक्टिव का, ठीक है। अनकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस साथ में थे, जो बरीड मेमोरी है, लेकिन याद करवाने से याद आ जाए, ठीक है। और ईगो क्या है? वो टोटली हिडन है, ठीक है। और ये कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, जो कलेक्टिवली मतलब एक ऐसा नहीं कि हीरो का एक ही इमेज है, देयर आर सो मेनी इमेज ऑफ हीरो, ठीक है। मतलब हमने बहुत सोच रखा है हीरो के बारे में, तो वो कलेक्टिवली हमारे अनकॉन्शियस में है। हम रोज रेगुलरली हमें याद नहीं आते, हम रोज बैठ करके सोचते नहीं है कि हीरो ऐसा है, याद नहीं करते उसका डेफिनेशन। लेकिन हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली हम उसको रिलेट करने लगते हैं। दे ऑल आर द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसली ही हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे अंदर फादर का आर्ट टाइप है, ठीक है। उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि फादर होंगे तो पावरफुल होंगे, ठीक है, कंट्रोलिंग होंगे। अगर किसी के फादर हम ऐसे देखें जो बहुत ही कंट्रोलिंग ना हो, पावर, कोई फैमिली में उनकी सुनता ही ना हो, तो हम ऐसे उनको ऐसे नहीं, ऐसे ग्रेट फादर नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे हमने हमारे अंदर एक अनकॉन्शियसली हमें बस हमने फादर का इमेज बना लिया है, जो फैमिली में कमाएंगे, देन पावरफुल होंगे, कंट्रोलिंग होंगे। तो ये हमारा एक अंदर से हमने कलेक्टिवली उसका एक आर्कटाइप बना लिया। मदर है तो वो अच्छी होगी, वो खाना खिलाएगी बना बना के, ठीक है, नर्चर करेगी, तो ये हमारा एक थॉट है उसके लिए। चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हम क्या सोचते हैं कि एक तो छोटे बच्चे भगवान का रूप है, ऐसे सोचेंगे। देन मतलब इनिशियल जो चाइल्ड की चाइल्डिश जो एक्ट होंगी, उस वे में हम चाइल्ड का, जैसे कोई बिहेव करता है सर्टेन वे में, तो नहीं बोलते कि आज तू बच्चों जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, हम ऐसे उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने सर्टेन वे में सोच लिया कि बच्चे ही ऐसा बिहेव करते हैं, ठीक है। फिर किसी को बोलते कि हाँ तू मेरी माँ मत बना, जो अगर कोई एडवाइस देने लगता है तो बोलेंगे कि, तो हम क्यों ऐसे टर्म्स देते हैं उनको? क्योंकि वी हैव कलेक्टिवली हमारे अनकॉन्शियस के अंदर उसी तरह की फीलिंग है उस पर्टिकुलर टाइप्स के इंसान के लिए, और उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए। तो जैसे ही वो बिहेवियर हमारे सामने आएगा, हम उसको उस चीज से रिलेट कर लेते हैं। स्टोरी आर्केटाइप, जैसे कि हीरो का मैंने बताया कि हीरो हमेशा बचाएगा, चैंपियन होगा, ठीक है। कोई फिल्म ऐसी नहीं होगी जिसका हीरो चैंपियन ना हो या रेस्क्यू ना करता हो। अगर ऐसा है तो हमें वो स्टोरी पसंद नहीं आएगी कि अच्छा हीरो ऐसा है। कोई हम हमको कोई पोस्टर दिखाए, ठीक है, वो अब मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। इसमें तुम लोग को कोई बोले कि कौन सा हीरो है, तो तुम लोग किसको बोलोगे कि हीरो कौन है? सेंटर में जो गन लेके खड़ा है, जैसे लगता है कि सबको बचा रहा है, तो उसको तुम लोग हीरो बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही आर्ट टाइप है हीरो के। द मेडन, मतलब कि कोई यंग लेडी है, ठीक है, जो मैरिड नहीं है, तो हम उसको एकदम कि जैसे गौरी पूजन के टाइम
पता होगा कि हम लोग ना यंग जो भी मैरिड नहीं है उनको पूछते हैं, उनको कि उनको हम प्योरिटी का कहीं ना कहीं देते दर्जा देते हैं कि दे आर प्योर, ठीक है। द वाइज ओल्ड मैन, हम किसी बूढ़े इंसान को का इमेज हमारे साथ कैसा है कि भाई उसके अंदर बहुत नॉलेज होगा, गाइडेंस होगा, जो बाल सफेद हुए हैं वो धूप में खड़े खड़े नहीं हुए, बट कहीं ना कहीं बहुत एक्सपीरियंस से सफेद हुए हैं, ऐसा हम सोचेंगे। म्यूजिशियन होगा तो डेफिनेटली मिस्ट्रीज शो करेगा, पावरफुल होगा, ठीक है। विचेस होगी वो डेफिनेटली डेंजरस होगी। तो एनिमल आर्ट टाइप है, जैसे कि डॉग है तो हम ऐसे कुत्ते वफादार ही होते हैं, ऐसा हमारे अंदर आर्ट टाइप है, तो हम कुत्ते पालते हैं कि कुत्ते लॉयल बन के रहते हैं, ठीक है। हॉर्स है तो हॉर्स को देख के हमें ऐसा ही फीलिंग आती है कि ये थकता नहीं है, इसके अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है। ये है कैरेक्टर्स हैरी पॉटर के, ठीक है। तो इस पोर्ट्रे कैसे किए हैं, जैसे कि कोई अच्छा, जैसे ये डम्बलडोर है, ठीक है। तुम लोगों ने हैरी पॉटर अगर देखा हो तो, कि अच्छा बूढ़ा वाइज मैन कैसे होता है, कि बहुत सारी उसकी बूढ़ी दाढ़ी है, देन उसका इतना गुड वाइब्स आती है उससे, उसी प्रकार से तो ये फिल्म वगैरह में जो भी मेकअप होता है जिसका जिस प्रकार से, वो लोग एक्चुअल में वैसे तो होते ही नहीं, लेकिन उनको मेकअप भी उस प्रकार से दिया जाता है जिस प्रकार से लोगों का आर्कटाइप बना हुआ होता है, ठीक है। जो विलन होगा उसका उसका काले कपड़े पहना के थोड़ा सा डिस्गस्टिंग लुक देके, थोड़ा सा एक आधी आंख पे थोड़ा पट्टी बांध के, जैसे गुंडे नहीं होते, तो वैसे हमारे दिमाग में आर्ट टाइप होता है, तो वैसे ही लुक देते हैं मूवीज में भी, ठीक है। नो, जैसे भोलापन दिखाना है, हीरोइन दिखानी है, तो बहुत वही, अगर विलेन दिखानी है किसी लड़की को तो उसका वैम्प जैसा लुक होगा, यस मैम। है ना। तो यहाँ पे यू कैन सी, अब ये पोस्टर देख के तुम्हें क्या लग रहा है कि हु इज द हीरो, कौन अच्छा है कौन बुरा है, समझ आता है यस आउटलुक देख के, मैम, हैरी है ना कि पॉटर हैरी है। वो जो सेंटर में मैम रिंग ले रहा है वही है हीरो। हाँ वो हीरो है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसे उसका एक्सप्रेशन ऐसे है कि वांट टू सेव समथिंग। वो जो बूढ़ा इंसान है वो भी ऐसा लग रहा है कि सपोर्टिंग कैरेक्टर है ना, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर लग रहा है। लेकिन ये जो नीचे एक थोड़ा डिस्गस्टिंग सा कैरेक्टर दिख रहा है, वो डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा है कि विलन ही है, ठीक है। बाजू में यस। दूसरे दो इंसान दिखाए, वो उनको देख के लग रहा है कि सस्पेंस है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं, ठीक है। यस तो मैम। इस प्रकार से हमारे ऑलरेडी जो दिमाग में आर्ट टाइप बने होते हैं, तो ये मूवीज वगैरह के थ्रू ये लोग ऐसे ही अपना कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हैं। देखो ये है फैमिली का, ये एक खुश खुश फैमिली का आर्ट टाइप दिख रहा है, ठीक है। ये समझ रहा है कि फैमिली बहुत, पिक्चर देख के समझ रहा है कि बहुत हैप्पी फैमिली है, ठीक है, दे आर टुगेदर, यस मैम। है ना। नाउ कमिंग टू दी PF16, आई थिंक PF16 के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है ना, कि बता दो एक बार। मैम नहीं पढ़ा है मैम, बस नाम नहीं पता पढ़ा। है। अच्छा, PF16 हु गेव द दिस थ्योरी। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा पता है, तो मैंने स्लाइड ही नहीं डाला उसका। कोई नहीं, मैम चलो नहीं बता पढ़ा देती हूँ मैंने। मैम कितना बाकी है अब? बस ये PF16, 2 मिनट। अच्छा। बेसिकली ये PF16 जिसने दिया है, ठीक है, कैटल ने, उसका उसका बिलीव था कि जो भी मतलब बिहेवियर है ना, कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं वो कॉमन है हम सब में, ठीक है। और वो एक्सट्रीम या लो में हो सकते हैं, जैसे कि इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। या तो कोई इंट्रोवर्ट हो सकता है या फिर कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, मतलब हम किसी को जज करेंगे तो हम दो कैरेक्टर ले कोई करेंगे कि भाई ये या तो एक्सट्रोवर्ट होगा या तो ये इंट्रोवर्ट होगा। लाइकवाइज उसने उसने तो 16 कैरेक्टरिस्टिक दिए थे, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स दिए हैं, कि ऑन दैट बेसिस हम किसी भी इंसान को उसके अंदर वो या हाई हो सकता है या फिर लो हो सकता है, ठीक है। तो उसने एक तो रीजनिंग का बताया कि हम मैम ये किसी भी दीपिका चीज मैम ने को पढ़ाया कोई, था। यस, मैम ये दीपिका मैम ने पढ़ाया था। हाँ मैं सोच रही हूँ क्योंकि ये सिलेबस में तो था। तो ठीक है, चलो एक बार साइकोलॉजी। फटाफट बता ही देती हूँ, ठीक है। रीजनिंग है रचना नहीं तो पढ़ाए रीजनिंग, हैं यार, 16 PF कब पढ़े यार। पढ़े पढ़े ठीक है कोई नहीं, दीपिका मैं बता मैम। देती हूँ, इट्स ओके। मैं अभी रिवाइज भी कर देती हूँ, एंड ऑल्सो मैं इसका स्लाइड भी अच्छे से बना के तुम लोग को मटेरियल भी दे दूंगी, ठीक है। यस एंड मैम, वीडियो यस में मैम। तो इसको और डिटेल में कवर करूंगी, क्योंकि अभी क्लास खत्म करनी है ना, तो मैं एक काम करती हूँ, फिनिश कर देती हूँ फटाफट, ठीक है। ओके मैम।
एक छोटी सी फिर 15-20 मिनट की बाद में क्लास ले लेंगे, ठीक है? अभी तुम लोग का एग्जाम कब है, याद है इसका? नो मैम। मैम टेंटेटिव डेट्स आप लोग बोले थे कि 4 तारीख से है, 4 मई से, लेकिन अभी कंफर्म डेट नहीं आई है मैम। कंफर्म अभी नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता आएगी, बट आ जाए तो फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले खैर अभी आज ऐसा है कि हम फिनिश तो कर देते हैं, लेकिन स्टिल एक आधा क्लास तो मैं ले लूंगी, ठीक है? यस मैम। एंड वीडियो तो डेफिनेटली अगले दिन ही देख लेना, तुम लोग को सारा कवर हो जाएगा। एंड मटेरियल आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड, तो तुम लोग का इसमें डाउट ना रहे। बेसिकली ये सारे थ्योरीज थोड़ा याद मतलब रखने होंगे, ऐसा ही है कि इसका साल याद रखना है, या इसने ये दिया वो याद रखना है, नाम वगैरह बहुत ज्यादा याद रखना है, ठीक है? ऐसा है, इसमें एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। रीजन देखो सर, 16 पर्सनालिटी जो फैक्टर है उसमें जो पहला है रीजनिंग। किसी की रीजनिंग एबिलिटी या तो हाई हो सकती है या तो लो हो सकती है, जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको। अगर किसी की रीजनिंग एबिलिटी हाई है, दैट मीन्स कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ज्यादा है, ठीक है? जैसे कि मैंने वो नंबर्स वाला बताया था कि तुरंत तुमने कैसे सोच लिया, तो वो दैट मीन्स कि यू हैव वेरी गुड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है? अगर किसी की रीजनिंग लो है, दैट मीन्स कि उसके अंदर क्या है, वो सिर्फ कॉन्क्रीट थिंक, उसको बस कुछ चीज दिखाओ तो ही वो अंडरस्टैंड करेगा। अदरवाइज उसको ऐसे हवा में कोई आइडियाज नहीं आएंगे। मतलब जैसे जैसे बता दिया 8 के बाद 10, वो इजीली पता नहीं चलेगा, उसको दिखा दिखा के ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? दैट इज अबाउट कि इसमें ये पर्सनालिटी का रीजनिंग इतना हाई है या लो है। ड्यूटीफुलनेस, मतलब इंसान होता है ना कि अपनी जो ड्यूटी होती है, ठीक है, उसके प्रति कितने अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं, ठीक है? वो पंक्चुअल है कि नहीं, या तो वो हाई होगा तो कंफर्मिंग, मतलब वो इंसान दैट मीन्स कि वो अच्छे से कमिटेड है, किसी कमिटमेंट देख सकते हैं कि अपनी ड्यूटी के प्रति कमिटेड है, वो कंफर्म कर रहा है कि आई विल डू माई ड्यूटी, मतलब नाइसली। और अगर वो कमिटेड नहीं है, वो ड्यूटीफुलनेस नहीं है, दैट मीन्स कि वो इज नॉट कमिटेड एट ऑल, कंफर्म नहीं करता किसी भी चीज को, ठीक है? सेल्फ रिलायंस, ठीक है, खुद से ही एक अकाउंटेबिलिटी होती है कि खुद से ही ट्रूथफुलनेस की, अगर सेल्फ रिलायंस खुद से ही चीजें कर पाना, जैसे कि इंडिपेंडेंट, इससे क्या पता चलेगा कि इंसान अगर ज्यादा होगा तो इंडिपेंडेंट होगा, अगर ज्यादा नहीं है दैट मीन्स कि वो डिपेंडेंट होगा किसी और पे। देन कमिंग टू द सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी अगर कोई ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको हम बोलेंगे कि वो टफ नहीं है। एंड कोई कम सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो टफ है, ठीक है? टफ एंड टफ है। सोशल असर्टिवनेस, सोसाइटी में इजीली कोई भी, बोल्डली कोई भी चीज बोल देना, ठीक है? दैट मीन्स कि वो इंसान अगर वो चीज है, दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज बोल्ड। और सोसाइटी में कोई कोई बच्चे होते हैं ना कि गेस्ट आते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो शाय है, दैट मीन्स कि अगर लो है सोशल असर्टिवनेस, दैट मीन्स दैट पर्सन इज शाय। टेंशन, अगर टेंशन का लेवल ज्यादा है, ठीक है, जैसे हर कोई लोग होते हैं ना कि हर चीज के बारे में ओवर थिंक करके कॉन्सिक्वेंसेस देख देख के सोचने लगते, ओवर थिंक करने, टेंशन लेने लगते, तो उनको बोलेंगे इम्पेशेंट। अगर वो ज्यादा है, हाई टेंशन है, दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज इम्पेशेंट, पेशेंस ही नहीं है। अगर दैट मीन्स टेंशन कम है, दैट मीन्स पर्सन रिलैक्स्ड है कि जो भी सिचुएशन आई है उसमें अब ज्यादा नो इम्पेशेंट होके क्या फायदा, डील करके मतलब इजीली सिचुएशन चला जाएगा, ठीक है? दैट मीन्स रिलैक्स्ड है दैट पर्सन। विजिलियंस, ठीक है, कोई कोई लोग होते हैं जो इजीली किसी को ट्रस्ट कर देते हैं, ठीक है? और कोई कोई लोग ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। तो अगर ट्रस्ट नहीं करते उन लोगों को क्या बोलेंगे कि वो शक्की है ना, हर किसी पे शक करते हैं। तो अगर विजिलियंस हाई है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज सस्पिशियस, वो हर किसी को शक्की नजर से देखता है। जैसे कि वो क्राइम होता है, क्राइम पेट्रोल कोई देखते हैं ज्यादा, तो वो ऐसे हो जाते हैं, सस्पिशियस हो जाता है कि दे ऑल आर लाइक, हर किसी को शक की नजर से देखेंगे, ठीक है? तो ये अगर विजिलेंस की अगर अगर वो हाई हो जाएगी, दैट मीन्स दैट पर्सन विल नॉट ट्रस्टिंग एनी। वार्मथ है, अगर दैट पर्सन वार्मली हर किसी के साथ बिहेव करता है, उस प्रकार की उसकी पर्सनालिटी है, दैट मीन्स कि वो आउट गोइंग है, रिजर्व नहीं है। अगर उसके अंदर वार्मथ कम है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज रिजर्व। इंट्रोवर्जन बात है कि इंट्रोवर्ट है, मतलब इंट्रोवर्जन है, अगर वो हाई है, ठीक है, तो बहुत शांत है, क्वाइट है,
और इंट्रोवर्जन अगर लो आती है दैट मीन्स कि वो इंट्रोवर्ट नहीं है, ओपन है, ठीक है। परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है, परफेक्शनिज्म, उसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर परफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को कंट्रोल करेगा। तो अगर ये हाई होगी तो वो परफेक्ट होने के लिए हर चीज के लिए कंट्रोलिंग होगा, दैट मीन्स दैट पर्सन इज कंट्रोलिंग एवरीबॉडी। एंड अगर परफेक्शन कम है दैट मीन्स कि वो इनडिसिप्लिन है, अगर परफेक्शन ही नहीं है तो इनडिसिप्लिन है। लेकिन ये जो भी पर्सनालिटी में फैक्टर बता रहे हो ना, इसका हमेशा मॉडरेट होना चाहिए, ये कि कोई भी हाई पिच पे या फिर लो पिच पे नहीं रहना चाहिए। ओपननेस टू चेंज, अगर कोई ओपन है टू चेंज दैट मीन्स दैट पर्सन इज फ्लेक्सिबल, और ओपन नहीं है दैट मीन्स अटैच, जो भी उसके पुराने ख्याल है, ठीक है। लाइवलीनेस दैट मीन्स कि फन, फन लविंग है। अगर लाइवलीनेस कुछ ऐसे फन पसंद ही नहीं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड, दैट पर्सन इज नॉट लाइकिंग एनी काइंड ऑफ फन, रिजर्व्ड एंड पर्सन है। इमोशनल स्टेबिलिटी अगर किसी को चाहिए, ठीक है, अगर हाई है दैट मीन्स कि दैट पर्सन इज काम। एंड अगर इमोशनल स्टेबिलिटी लो है दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट स्टेबल इन लाइफ एंड इरिटेबल। डोमिनेंस, अगर कोई डोमिनेंट है ऐसा हम कहते हैं, दैट मीन्स कि वो पर्सन फोर्सफुली अपने थॉट्स इंप्लाई करता है अदर्स पे, दैट मीन्स दैट पर्सन इज फोर्सफुल। एंड अगर वो डोमिनेंट है ही नहीं तो वो तो डेफिनेटली सबमिसिव है, कि वो किसी और को डोमिनेंस अपने पे होने देता है। हाँ, अप्रीहेंशन, दैट मीन्स कि किसी भी चीज को सिचुएशन को ज्यादा वरीड होके देखना, ज्यादा से ज्यादा ओवर थिंक करना। वो अगर वो हाई है दैट मीन्स द पर्सन इज वरीड, एंड लो है दैट मीन्स द पर्सन इज कॉन्फिडेंट, जो भी सिचुएशन आए वो डील करने के लिए रेडी है। एब्स्ट्रैक्टनेस, में क्या होता है कि द पर्सन इज इमेजिनेटिव, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। अगर किसी की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छी है दैट मीन्स दैट पर्सन इज इमेजिनेटिव, एंड किसी की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ही नहीं दैट मीन्स दैट पर्सन इज प्रैक्टिकल। ये एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका हर किसी ने थोड़ा थोड़ा अलग बताया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये मैं तुम लोग को स्लाइड में अच्छे से दे दूंगी, एंड ऑल्सो वीडियो भी इसके लिए अलग से बना दूंगी, पर्सनालिटी, ठीक है। सो आर यू हियर? यस यस मैम। काफी अच्छे से तुम लोगों ने कंसंट्रेट करके सुना, क्योंकि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मेरा काफी छूट गया है। पूरे हफ्ते की क्लास मुझे लेना था, बट आई थिंक अभी बेटर थी तो मैंने सोचा आज ले ही लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने अच्छे से कोऑपरेट किया। एंड विल डेफिनेटली मीट अगेन, एक बार ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। तुम्हारे कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे एक बार मैसेज में भी बता सकते हो कि मैम इसमें कुछ डाउट है। कि मैं पीपीटी तुम लोगों को मूडल, ये इसका मूडल पे मैं हूँ, हाँ हाँ, मूडल पे शेयर कर लूंगी, ठीक है। यस मैम, आप कर देंगे तो हम लोग उसको पढ़ के डाउट होगा तो आपसे पूछ लेंगे मैम। हाँ, क्योंकि पिछले टाइम में मूडल पे थी नहीं ना, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई थी। अब मैं पिछले वाला भी इस बार मूडल पे डाल दूंगी। यस मैम। मैम, वो एग्जाम हाँ के थोड़े दिन पहले वो क्या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे ना, इसलिए थोड़ा उसको देखना पड़ेगा थॉरोली। हाँ, डेफिनेटली वो तुम चिंता मत करो उसके लिए। ये पीपीटी और जो मटेरियल दूंगी उसमें से ही एमसीक्यू आए, इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक बार मैं बता भी दूंगी। आई मीन एक छोटी सी क्लास लेंगे कि तुम्हारे कुछ डाउट हो तो वी विल क्लियर इन दैट क्लास, यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है। थैंक ओके, यू मैम। ओके, वेलकम मैम टेक एवरीवन, केयर मैम। बाय, टेक केयर, थैंक यू ओके, यू मैम, टू टेक टेक केयर केयर, मैम। टेक केयर बाय एवरीवन, मैम। टेक केयर, बाय बाय। बाय मैम।